टेबल भी नहीं बनती है। तो मैं समझदार हो गया तो उसके बाद खाने की आवश्यकता रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। पर मेरे समझदार होने से खाना नहीं बना। तो खाना बनेगा तो किसी खेत में बनेगा, किसी फैक्ट्री में बनेगा, किसी किचन में बनेगा, और वो मेरी आवश्यकता है, उसके बिना नहीं चलेगा। शरीर की आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे समझदार होने के बाद ठंड लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। तो कपड़े की आवश्यकता भी पड़ेगी, आने जाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो समझदारी से भौतिक वस्तु अपने आप नहीं बन जा रही है, और मेरे पास भौतिक वस्तु है, उससे समझदारी नहीं आ रही है। क्लियर? मैं बहुत शुद्ध हवा में रहता हूं, एकदम 100%। अमेजन के जंगल में जाके घर बना लिया, एकदम 100% शुद्ध हवा। इससे समझदारी आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आने वाली। तो अब समझ में आ रहा है मैं और शरीर, है ना? तो पहले ऐसा काम करते हैं कि शरीर और एक साथ ही कर लेते हैं, दोनों एक बार में ही हो जाएगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो शरीर और मैं कैसे अलग अलग है, इसको अपनी कॉपी में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें, या उसके पहले स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं। ये भौतिक आवश्यकता और ये भाव की आवश्यकता, ये क्या है? भौतिक आवश्यकता है, ये भौतिक है, ये भाव है। तो इससे क्या समझ में आया? एक और स्टेटमेंट यहां लगा सकते हैं, भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है, भावपूर्वक जीना होता है। ये ठीक लग रहा है? भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है, भावपूर्वक जीना होता है। और अच्छी बात है कि भाव की एक समझ आपके पास पहले दिन से आई। भाव क्या है? भाव की स्वीकृति। ठीक? अब सबको जोड़ के, लगातार हम जोड़ के देखते जाएंगे। तो चलो, भौतिक आवश्यकता और भाव अलग अलग है कि एक ही बात है? अलग अलग है। तो इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें, कैसे अलग अलग है? भौतिक और भाव दो अलग दुनिया है, दो अलग वास्तविकता है। उसको कि दोनों में कितने अंतर हैं? नेचुरल अंतर कितने लिख सकते हैं? भौतिक वस्तु मानव निर्मित है और भाव भी मानव निर्मित है। पहले दिन की तुलना में आज आप ज़्यादा भावपूर्ण हैं, तो आपने कुछ बनाया, आपने सही भाव बनाए, ऐसे। हाँ जी, हाँ, इसको हम देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये आँखों से देख सकते हैं, ये आँखों से देख सकते हैं, इसको समझ से देख सकते हैं। गुड। आँखों से देखना, समझ से देखना। इसमें एक और सुंदर बात कह सकते हैं, भौतिक वस्तुएं देखकर समझ में आती हैं और भाव रूपी वस्तुएं समझने के बाद दिखती हैं। समझ में आया नहीं? बल्ब जला नहीं अभी? फिर से रिपीट करता हूं, भौतिक वस्तुएं देखकर समझ में आती हैं, भाव रूपी वास्तविकताएं समझ के दिखती हैं। एग्जाम्पल देके बताओ। इसी को बोला कि भौतिक वस्तुएं दृष्टिगोचर हैं, भाव वाली वस्तुएं ज्ञान गोचर हैं। जो ज्ञान से दिखाई देती है वो ज्ञान आंख से, चमड़े की आंख से नहीं दिखता है। और विश्वास और सम्मान आंख से नहीं दिखता है। गोचर, गोचर मतलब दिखने वाली। दृष्टि गोचर, ज्ञान गोचर।
कितना बढ़िया। भौतिक वस्तुएं देखकर समझ में आती है और भाव जगत की सारी चीजें, जीने की सारी चीजें समझकर दिखाई देती हैं। बढ़िया, और बोलिए। गुड। समझकर दूसरों में दिखाई देगी, खुद में नहीं देंगी। मुझ में विश्वास है, दिखाई देगा ही नहीं देगा समझ के। 5 दिन, पिछले 4 दिन में आपको अपने भीतर कुछ दिखाई दे रहा है कि पहले की तुलना में ज्यादा दिखाई दे रहा है कि नहीं? महसूस किया भाई। हाँ, महसूस करना है। देखो ऐसे भी ये पेन दिख रहा है कि नहीं? आंख से पेन दिखता है कि नहीं? दिखता है कि नहीं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अब आप तो रहे नहीं, पर मैं आदिवासी कम्युनिटी में रहा हूं। अब मैं उनको जाके दिखाऊंगा तो उनको क्या दिखाई देगा? पेन दिखेगा? तो आंख तो उसकी ठीक है, तो उसको क्यों दिखाई दे रहा है? इसका मतलब पेन आंख से दिखता है, समझ में आता है, क्योंकि मैंने यूज किया है। इसका मतलब पेन आंख से दिखाई नहीं देता। फिर मैं कहूंगा कि आंख से कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैसे? आप एक कमरे से दूसरे कमरे में कोई सामान ढूंढने गए और बीच में किसी और की याद आ गई, बेटी ऑस्ट्रेलिया में कैसी होगी। इस बीच में भूल ही गए क्या लेने आया था। फिर खूब आंख फाड़ फाड़ के देखा और कुछ दिखाई नहीं दिया और सर पीट के वापस चले आए। वापस आए तो फिर याद आया कैंची लेने आया था, कैंची वहीं रखी थी पिछली बार भी, रेटिना पे उसका चित्र बना था, पर देखने वाला गायब था। इसलिए जब कुछ नहीं दिखता है तो क्या बोलते हैं? आंख फाड़ के देखो कि ध्यान से देखो? तो आंख से दिखता है कि ध्यान से दिखता है? एक डॉक्टर ताली बजा दे, ये बहुत सुखद बात है। ये डॉक्टर लोग जल्दी से मानते नहीं। हाँ जी, हाँ, दृष्टिहीन रहता है। कोई दृष्टिहीन है तो वो किसी वस्तु को उसकी उपयोगिता देख के पहचानता है बेसिकली। भैया मैंने ऐसे दृष्टिहीन भी देखे, मैंने ऐसे दृष्टिहीन भी देखे जो आपसे बात करते करते बताएगा कि आपकी हाइट इतनी है, आपका वेट इतना है, आपका कलर ऐसा है। फील हो जाता है। हाँ, मेरा कहना वही था कि हम आँख से देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, बोलिए बोलिए। अपना एक्चुअली क्या है कि वो अपनी आदत बन चुकी है, अपना अध्यास है, वो अपना आँख से देखते हैं और उसको समझते हैं बेसिकली। रोटी, कपड़ा, मकान जो दिख रहा है उसको, वस्तुओं को। जो दृष्टिहीन है उसको वो दृष्टि मतलब वो रेटिना नहीं है। आगे चलते हैं। तो हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आंख मात्र एक बायोलॉजिकल लेंस है। जब आंख खराब होती तो एक लेंस और टिका दिया। तो देखो, मरे हुए एक हमारे मित्र हैं, कभी में पुरानी बात है याद आ जाती है। सुबह 6 बजे का टाइम था, मैं सोया हुआ था, एक फ़ोन खड़का। उस समय ये मोबाइल नहीं होते थे। फ़ोन उठाया, भाई साहब नमस्कार। मैं नमस्कार, मैं नींद में ही था। बोले भाई साहब समझ में आ गया है, मैं और शरीर अलग अलग होता है। मैं यार मेरा तो एक रहने दे। बोले नहीं नहीं आप सुनो। बोले सुनाओ। बोले देखो, मरे हुए आदमी के शरीर से आंख निकाल के जिंदा आदमी में लगा देते हैं, वही आंख देखती है। मरे हुए आदमी में नहीं देख रही थी, इसका मतलब आंख तो ठीक थी, देखने वाला गायब था। तो खिड़की कहां से किसकी खुलेगी ये पता नहीं, लेकिन जब खुलती है तो वो इतना क्लियर दिखाई देता है कि हाँ ये तो ऐसा ही है, अब इसमें कोई शंका नहीं है। तो इसका मतलब है आंख से कुछ भी दिखाई नहीं देता है।
ठीक है। कान से कुछ भी सुनाई नहीं देता है, जीभ से कोई भी स्वाद नहीं आता है, त्वचा से कुछ भी छूने कुछ भी पता नहीं चलता है जब तक मैं वहां नहीं हूं। अभी करेंगे, सबको तय करेंगे। देखो एयरपोर्ट पे बढ़िया लिखा रहता है, कई कई जगह ना छत नीची है, दिल्ली एयरपोर्ट पे टर्मिनल 2 पे या 3 पे, वो एकदम मेरे 6 फीट का वाले को तो एकदम सर से छूती हुई रहती है जहाँ वो सामान उठाते हैं। तो वहाँ वो लिखा रहते हैं क्या, वो एक जगह तो लिखे थे माइंड योर लेग्स। भाई ठीक, वो जहाँ ऊंचा नीचा हो जाता है कुछ, अपने को ध्यान नहीं रहता है तो अपन गिर सकते हैं। तो ये नहीं कहता कि अपनी टांग ठीक से रखो, वो कहता माइंड योर लेग्स। इसका मतलब ध्यान से चलो। तो ध्यान से चलते हैं, ध्यान से बोलते हैं, ध्यान से सुनते हैं। को आपने स्वाद चखा है ना, खाना खाया, आपको पता नहीं चला मिर्च थी नहीं थी, ध्यान से। फिर मैं ध्यान देता हूं तो पता चलता है कि अच्छा ये तो कम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में केवल कोई बायोलॉजिकल चेंज हो रहा है। उस बायोलॉजिकल चेंज को रीड करने वाला अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि यार ब्रेन ही देखता है, मैं ये भी कह सकता हूं कि देखने वाला मैं है, ब्रेन के थ्रू मैं देखता हूं। अब ये अंतर है। तो साइंस ये मानता है कि ब्रेन ही शरीर को चलाता है, मैं नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है। सारा धर्म का क्षेत्र ये कहता है कि शरीर को चलाने वाली कोई चीज़ शरीर से अलग है। तो ये सच्चाई है कि ब्रेन ही शरीर को चलाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फाइनली ब्रेन ही शरीर को चलाता है कि कुछ एक्टिविटीज़ केवल ब्रेन चलाता है, लेकिन जो सोचने समझने कंसेप्चुअल जो मान्यताओं वाला संसार है वो सारे निर्णय मैं करता है ब्रेन के माध्यम से। तो ब्रेन को चलाने वाली भी कोई चीज़ है, ये अंतर हमको समझना होगा। ठीक है, तो ये अंतर की बात करें। लेकिन हाँ, अभी ऐसा ही बोलते हैं। अभी इसका यही मतलब हो गया, यही सब समझना है कि जो कॉन्शियसनेस है, जैसे साइंस में हम यही कह रहे हैं कि बेसिकली भाव क्या है, केमिकल लोचा है। केमिकल का एक्सप्रेशन ही भाव के रूप में आता है। तो अब यही बात समझने की है कि साइंस ये कहता है कि जड़ से चेतना पैदा हुआ, भाव मतलब चेतना। उधर अध्यात्म में हम ये कह रहे हैं कि ब्रह्म से चेतना से जड़ पैदा हुआ। ये 2 तरह के पॉस्टुलेशन है। तो धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे इसको हम क्लियरली और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से क्या हो रहा है। पर ये तो सामान्य एग्जाम्पल ध्यान में आता ही है कि यदि कॉन्शियसनेस केमिकल लोचा होता तो आदमी के सारे बिहेवियर को हम केमिकल से कंट्रोल कर पाते, क्योंकि केमिकल से केमिकल ज़्यादा प्रभावित होगा। तो केमिकल से केमिकल केमिकल से ज़्यादा प्रभावित होगा कि केमिकल विचार से ज़्यादा प्रभावित होगा? क्या लगता है? कोई केमिकल विचार से ज़्यादा प्रभावित होगा कि कोई केमिकल केमिकल से ज़्यादा प्रभावित होगा? केमिकल तो केमिकल से प्रभावित होगा भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन अभी मानव को देखें तो केमिकल से ज़्यादा प्रभावित है कि विचार से ज़्यादा प्रभावित है? विचार से ज़्यादा प्रभावित है। अब ये थोड़ा सोचने की जगह बनाता है कि यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि सही अर्थों में, अच्छा मैं कहता हूँ कॉन्शियसनेस लोचाई सही, केमिकली सही, भैया सारी इस बात को समझ के मेरे भाव और विचार एकदम बढ़िया स्थिर हो जाएं, मैं भय से अभाव से मुक्त हो जाऊं, मेरे परिवार में कोई झंझट ना रहे, समाज में कोई भेदभाव ना रहे, ये धरती आदमी के रहने के लायक सुखी हो जाए, ये केमिकल मान के होता हो तो अपने को क्या दिक्कत? अब थियरी नहीं बोलेगी या प्रमाण बोलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस पूरी बात को सुनने दी मैं अलग है, शरीर अलग है, और मैं और शरीर को समझने से मेरे भाव और विचार नियंत्रित होते हैं, मैं भय से अभाव से मुक्त होता हूँ, मेरे परिवार में और समाज में सुकून आता हुआ दिखाई देता है, ये एक बात है। और यदि केमिकल मान के मेरा सब कुछ ठीक होता हो तो भी क्या दिक्कत है? अब रिजल्ट बोलेगा, बस ठीक हो गया। और 5 दिनों में देखेंगे क्या रिजल्ट बोलता है। सर हाँ। आपने बोला कि बच्चों को दिमाग मतलब समझ नहीं होती। बेटा परिचय, हाँ? परिचय दो अपना। राघव भूत।
कौन सी क्लास में? 8th में गया। 8th में गए, बढ़िया। हाँ। बोलो। हाँ। सर आपने बोला कि बच्चों को मतलब समझ नहीं होती। मैंने ऐसा तो कब कहा? पैदा- अच्छा अच्छा। सर हाँ, तो जब बच्चा पैदा होता है तब उसके पास जिसको हम समझ कह रहे हैं, जिसको हम, जैसे बच्चा पैदा हुआ और तुरंत वो पहचान ले कि माँ कहाँ है, दूध कहाँ है, तो जब तक उठा के माँ उसको दूध तक नहीं ले जाएगी तब तक उसको कोई पता नहीं। इसलिए जब बच्चा पैदा हो रहा है उस समय उसको ये वर्किंग वाला कोई ज्ञान समझ नहीं है, उसके अंदर में कोई समझ है जो धीरे से बाद में व्यक्त होगी। सर तो वो फील कैसे करता है? नहीं, वो फील करने का मैकेनिज्म है, लेकिन कोई कंक्लूजन अभी नहीं है। जैसे फील करने का मैकेनिज्म कैसा है कि बच्चे ने आग में हाथ दिया तो उसको गर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? गिरने से चोट लगी, उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? लेकिन जब पहली बार गिरा तो पहली बार गिरने के पहले उसको नहीं पता था कि ये गिरने से ऐसा होता है। जब गिरा तो पता चला चोट लगी, अच्छा इसका मतलब ये ध्यान दे से थोड़ा ध्यान रखना है। तो छोटा बच्चा बिस्तर से थाएं थाएं लुढ़कता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है तो कैसे उतरता है? वो सारी वीडियो देखें हैं, पहले तकिए गिराता है, फिर तकिए के ऊपर पैर रख के उतर जाता है फिर उसको सारे जुगाड़ धीरे धीरे आ जाते हैं, उसको पता है यार ऐसे गिरना नहीं है। और ये छोटे बच्चे, थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1-1.5 साल का, उसको बिस्तर से नीचे गिराओ तो फिर नहीं गिरता है, फिर वो पकड़ लेता है चादर, उसको पता है नीचे गिरना है तो अपने चोट लगेगी। तो ये ऑब्जर्वेशन उसको धीरे धीरे आता है। ठीक है, गुड। हाँ जी, कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? ठीक हो गया। तो अब हम इस तरह से क्रॉस चेक करेंगे चीज़ों को। यदि कोई चीज़ प्रूव होती है, भाई साइंस में भी हम प्रूफ को ही मान रहे थे, अब यहाँ भी प्रूफ को ही मानेंगे, तो मानव का प्रूफ कहाँ है? विश्वास को नापने का तो कोई इंस्ट्रूमेंट बनेगा नहीं, सम्मान को नापने का और दुख को नापने का। तो इसका मतलब है कि समझना स्वयं में होता है और जीना परिवार में होता है। तो समझने की लेबोरेटरी मानव है, समझ को प्रमाणित करने की लेबोरेटरी परिवार है। ये 2 जगह में सारा फैसला हो जाएगा। और परिवार की जगह में हम इस विश्वास को पा सके कि अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जिया जा सकता है, तो हमको ये भरोसा हो जाएगा ये पूरी धरती एक परिवार के रूप में रह सकती है। अपनों के साथ जीने का भरोसा नहीं हुआ तो हमको कैसे भरोसा होगा कि ये पूरी धरती पे शांति आ सकती है? तो ये क्लैरिटी धीरे से हमारी बन रही। ब्रेक करना? हाँ जी, बढ़िया। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज़ को देखते जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। में काम किया है तो उसके कोई मापदंड है, उसकी डिग्रीज हैं, उसका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे कोई रिसर्च है, तो हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि बंदा कहाँ खड़ा है। लेकिन ये जो जीने का स्वरूप है इसका तो हमको पता ही नहीं था, ये तो बात ही पहली बार सामने आ रही है। हम तो जिंदा रहने को जीना मान रहे थे। तो अब ये इसका जो पूरा स्वरूप है, जब तक वो मेरे सामने ठीक से नहीं आ जाएगा और मैं अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर पाऊँ, तो मैंने क्या बोला कि जिस बारे में हमारे पास एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है, उस मामले में अपने आप को पहचानने के लिए मैं कंपैरिजन में जाऊंगा ही। तो मुझको अपने आप को पहचानने का कोई एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है। तो मेरी पहचान कैसे होगी? मैं आपसे अच्छा दिखता हूँ, मेरी डिग्री आपसे ज़्यादा है, तो मैं कंपैरिजन में जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जैसे ही मैं इस पूरी स्ट्रक्चर को पहचानता हूँ, जीने के स्वरूप को पहचानता हूँ, तो मैं फिर अपने आप को पहचान पाता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। 10% पे हूँ, 20% पे हूँ। जीने को यदि 100% माने तो मैं 80% पे हूँ। कोई ना कोई इवेल्युएट मैं करने की स्थिति में आ जाता हूँ। फिर मैं सामने वाले को भी किसी हद तक मेरी स्थिति को कन्वे करता हूँ कि भाई देखो ये पूरा तो इतना है, मुझसे भी अभी बोलने में तो हमारे बहुत कुछ आता है, लेकिन आचरण में वही आता है जो हमारी चेतना होती है। आचरण अलग होता है, हमारा बोलना चर्चा करना अलग होता है। तो यदि इस भेद को हम सामने वाले के साथ बैठ के चर्चा करेंगे कि मैं ऐसा मानता हूँ पर ऐसा मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, तो ये मेरे कंक्लूजन है, पर इसमें से ये भी मेरे को स्वीकार नहीं हुए हैं। तो वो बारीकी, इसलिए जो मैंने कल बात कही कि अभी हमारे पास वस्तु भाषा में बात करने की योग्यता है, मानव भाषा हमारे पास नहीं है।
इसलिए बार बार मेरे को कह के वाइंड अप करना पड़ता है, नहीं 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 मेरा तो मतलब ऐसा नहीं था, मैं तो ये कहना नहीं चाहता था, पर मैं जो कहना चाहता हूँ आप तक पहुँच ही नहीं रहा है। देखिए अपने ही परिवारों में झांक के देखिए, कितनी बार हमको अपनों से बात करने के लिए मुहूर्त की तलाश करनी पड़ती है, और कितने बार हमारी शब्द जुबां पे आने के बाद भी रुक जाते हैं, हमको लगता है अभी कहना ठीक नहीं है। इसका क्या मतलब है? हमारे घर में ये स्थिति है कि हम एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि सामने को दिल की समझ नहीं है, हमको भी दिल की समझ नहीं है, भाव की समझ नहीं है, तो दोनों को ही समझ नहीं है, तो इसलिए ये सब कन्फ्लिक्ट खड़ा है। तो अल्टीमेटली हाँ, एक पूरे प्लेनेट पे देखें तो यहाँ से मानव जाति की एक नई यात्रा शुरू होती है, जिस यात्रा में उस मैं की समझ, ये पूरे अस्तित्व की समझ, उसमें मेरे होने की समझ, संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, ये जो समझ डेवलप हो रही है। फिर आप भी वही हैं, संसार क्या है, आप क्या हैं, करना क्या है, करना हम सबको एक ही है। जब मैं कल से इस बात को बोल रहा हूँ कि बेसिकली सभी मानव में जीने की मूल चाहत एक है, वो सुख की निरंतरता है, और उसको पूरा करने के लिए मानव लक्ष्य को साकार करना है। जब मैं मानव लक्ष्य बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई सभी मानव समझदार हो जाएं, सभी परिवार समृद्ध हो जाएं, समाज भय से मुक्त हो जाए। तो ऐसा लगता है कोई दूर की बात हो रही है। थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं, यवतमाल की बात कर लेते हैं। आप में से यवतमाल वाले कितने लोग हैं, हाथ उठाओ, है ना? अधिकांश लोग यवतमाल से हैं। तो क्या यवतमाल को अब कैसा देखना? यवतमाल के बारे में तो मैं गूगल में देखता हूँ तो पता चलता है कि सबसे क्रिमिनल जगह है। तो मैं गूगल में चेक कर रहा था, है ना? अच्छी बात है, इसका मतलब काफ़ी ऊर्जावान लोग रहते हैं। इसका पॉजिटिव पार्ट ये है कि काफ़ी ऊर्जावान लोग, तो उनकी ऊर्जा को सही दिशा मिले। तो आप कैसा चाहते हैं यवतमाल कैसा हो? आने वाले दिनों में यवतमाल आपके बिजनेस के लिए सेफ़ हो, आपके बच्चों के लिए सेफ़ हो, एजुकेशन यहाँ की बहुत अच्छी हो, हेल्थ फैसिलिटी यहाँ की बहुत अच्छी हो, है ना? ऐसा आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? ऐसा चाहेंगे तो इसको अभियान के रूप में स्वीकारा जाए कि हम क्या करेंगे सब मिलके। तो पूरे यवतमाल के सभी लोग समझदार हों, इस बात की ज़रूरत है कि नहीं? यदि यवतमाल के भी सारे लोग समझदारी की तरफ जाने लगे और यवतमाल के सारे लोग समझदारी की जाने लगे, उसका मतलब है 100% नहीं होता है, मात्र 5% होता है। किसी भी जगह की पॉपुलेशन का यदि 5% लोग किसी एक धारा में चलना शुरू हो जाते हैं, उसका इम्पैक्ट पूरे शहर पे आना शुरू हो जाता है। तो 63 लाख की पॉपुलेशन है ना, नहीं 63,000 की है, 4 लाख, मैं तो गूगल में देख रहा था, सॉरी 1,63,000 सिटी यवतमाल। तो सिटी यवतमाल की 2024 की पॉपुलेशन 1,63,000 है। 1,63,000 का 5% कितना हुआ? मान लो 10,000 लोग, 8,000 लोग। यदि 8,000 लोग, और मैं कहता हूँ प्रिसाइजली 5,000 लोग, यदि 5,000 से 8,000 लोगों के बीच में ये कंटेंट ठीक से पहुँचना शुरू हो जाता है, तो इसका प्रभाव यवतमाल में दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई इज़्म नहीं है, इसमें कोई धर्म नहीं है, चिन्ह नहीं है, प्रतीक नहीं है, दान नहीं है, चंदा नहीं है, हिरार्की नहीं है, संगठन नहीं है, जिला मंत्री नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है ना? झंझट खत्म। तो आप जिस धर्म को मानते हो, जिन गुरुजी को मानते हो, उस धर्म को मान के, उन गुरुजी को मान के आचरण तो वैसा हो जाए। कौन गुरुजी कह रहा है अपने परिवार में झगड़ा करो? तो इसका मतलब है कि जो भी हमारे ग्रंथ और गुरुजी कह रहे हैं वो ज़मीन पे साकार कैसे हो जाए, उसको साकार करने के लिए ये एक प्रभावी चीज़ है, इसको गहराई से अध्ययन किया जाए। तो यवतमाल के सभी लोग समझदार हो जाएं। क्या लगता है कितने साल का काम है? 5% लोग कितने साल का काम है? 5 साल। 5 साल से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगने वाला। हजारों साल की यात्रा में एक शहर टर्न होने लगे 5 साल 5 मिनट जैसा, कुछ भी नहीं है। कितने 5 साल निकल गए हमारे। यदि ये ऐसा होने लगता है, उस बीच में आपको दिखने लगेंगे कितने परिवार यहाँ समृद्धि को फील करने लगे,
आज उसकी चर्चा करेंगे। कैसे ये समाज, कैसे इसमें क्राइम रेट कैसे कम हो रहा है, एजुकेशन की क्वालिटी कैसे बढ़ रही है, हेल्थ की क्वालिटी कैसे बढ़ रही है। अपने शहर को हम बनाएंगे कि कोई सरकार बनाएगी? यदि आप जिस दिन बनाने लगे उस दिन सरकार भी सहयोग देगी। सरकार कोई दुश्मन नहीं है। तो इसका मतलब है कि सरकार में भी हम ही में से लोग चुन के गए हैं, है ना। यदि समाज में कोई समझ आएगी, क्लैरिटी आएगी, भाव और विचार की शुद्धता आएगी, उसका प्रभाव सभी तरफ जाने वाला है। एक शहर खड़ा कर दो, पूरी दुनिया देखने यवतमाल आएगी। क्या क्या छोटा मोटा लक्ष्य स्वीकार किया है? मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा टर्नओवर हो जाए, एक प्लॉट और ले लूँ, एक हो जाए, क्या ये छोटा मोटा क्या सोचना? सोचा जाए तो कुछ बड़ा सोचा जाए, है ना। कितने लोगों को लगता है कि ये प्रैक्टिसेबल है? ये बिल्कुल प्रैक्टिसेबल है। लास्ट डे चर्चा करेंगे और नागपुरा वाले आके भी सहयोग करेंगे। नागपुर यवतमाल पास है। नागपुर यवतमाल पास है। और ये यदि इसमें कुछ हो गया तो फिर नागपुर वाले भी सोचेंगे। नागपुर में काम करना मुश्किल है, थोड़ा बड़ा शहर है। बड़े शहरों के प्रभावों को हैंडल करना इतना इजी नहीं है। छोटे शहरों में फिर भी चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़े। तो आज कल हमने चर्चा कर लिया। यदि मैं पूछूं 3 दिन में क्या किया तो क्या बोलोगे? 3 दिन 3 लाइन। पिछले 3 दिन को 3 लाइन में बोलेंगे तो क्या चर्चा किया? सभी को नमस्ते। 3 दिन में आपका परिचय दो, क्या करते हो? मेरा नाम ललित है और मैं नागपुर में पढ़ाई करता हूँ। फाइन आर्ट्स में करता हूँ पढ़ाई में और अभी फाइनल ईयर में हूँ। गुड। 3 दिनों में ये अच्छे से सुनना हुआ कि सामान से सम्मान नहीं, और अभी मैं ज़िंदा हूँ। और कल जो अच्छे से सुनना हुआ कि योग्यता पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये 3 चीज़ें। बढ़िया बढ़िया। ठीक है। तो मैंने 3 दिन में ये कहने की कोशिश की कि जिंदा रहने का कोई सामान, 1.5 दिन में 1 लाइन बोला। ठीक, बाकी बचा 1.5 दिन और। बाकी बोला कि जीने का मतलब है, क्यों जीना है, कैसे जीना है। फिर ये बोला, फिर क्या बोला? उसके बाद बोला कि जीना क्यों है, सबकी मूल चाहत एक है, सुख की निरंतरता। फिर क्या बोला? सुख क्या है? स्वीकृति का भाव। और स्वीकृति क्या है? अस्तित्व की समझ। समाधान बराबर सुख। इतनी बात हमने कल तक की, बस इतनी ही बात की। तो बात ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं। ठीक, तो आज बात को शुरू करते हैं। तो जितनी बात हमने अभी तक की उसमें हम कल यहाँ तक पहुँचे। सुख क्या है, समाधान बराबर सुख, और व्यवस्था को समझना। तो कल हमने व्यवस्था को समझा कि व्यवस्था बोल किसको रहे हैं। तो फिर सुखी होने का सिलेबस क्या है? तो सुखी होने का सिलेबस क्या है? तो जहाँ जहाँ से मेरे दुख आते हैं, कहाँ कहाँ से मेरे दुख आते हैं? जहाँ जहाँ से मेरे दुख आते हैं का मतलब है दुख क्या है? व्यवस्था को ना समझना ही दुख है, नियम का विरोध ही दुख है, समझ में कमी ही दुख है, योग्यता में कमी ही दुख है। भाषा कुछ भी बना ले, लेकिन सार बात इतनी है कि दुख क्या है? नियम का विरोध, व्यवस्था की समझ ना होना। तो कौन कौन सी व्यवस्था को समझना पड़ेगा? तो फिर मैं पूछूं कि दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया?
अपनों से कि अपने आप से? उस परिस्थिति में आपके पास सॉल्यूशन नहीं था, इसलिए आप झेल रहे थे। तो प्रॉब्लम दूसरे का है कि प्रॉब्लम मेरा ही है? दूसरा झिला रहा है, ये उसकी समझ में कमी है। मैं झेल रहा हूं, ये मेरी अक्षमता है। ये ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम क्या क्या समझेंगे? तो सुखी होने का सिलेबस क्या है? तो सुखी होने का सिलेबस है व्यवस्था को समझना। तो मानव में व्यवस्था को समझना, प्रकृति में व्यवस्था को समझना। बेसिकली जब ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि संसार क्या है, मैं क्या हूँ, है ना? ठीक से लिख दूँ ताकि आपको ध्यान से रहे। तो सुख क्या है? तो सुख के बारे में शुरू से बोल रहे हैं कि भाई संसार क्या है, करना क्या, संसार क्या है, मैं क्या हूं और करना क्या है। तो इसका उत्तर क्या निकलेगा? तो बेसिकली यहाँ कह रहे हैं कि प्रकृति को समझना। ये संसार आ कहाँ से गया, ये पूरी सृष्टि किसने बनाई, कौन इसको बनाने वाला है, ये कैसे चलती है ना, इसके बारे में पता चल जाए। और प्रकृति बनी तो मैं भी कहाँ से बना ये भी पता चल जाए, मेरे को बनाने वाला कौन है और मेरा नियम क्या है। और फिर करना क्या है ये पता चल जाए, का मतलब है परिवार में क्या करना है और समाज में क्या करना है। करना है मतलब जीना है। तो समझ आ जाए तो प्रकृति को समझना मतलब संसार को समझना, मैं को समझना, मानव को समझना, और फाइनली उस समझ के साथ परिवार में जीना, समाज में जीना, फिर उसमें सरकार भी समाज का हिस्सा ही है। हाँ जी, कुर्सियाँ कम हैं, देखिए कुछ चेयर बीच में खाली होंगी तो। हाँ आगे भी खाली है। बढ़िया। तो हम शुरू करेंगे मानव में व्यवस्था को समझने से। तो मानव की बारी हम कुछ बात की हैं, कुछ बातें और की हैं। तो मानव में व्यवस्था को समझने से हम बात को शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो अब शिविर शुरू होता है। सीरियसली अब तक तो पृष्ठभूमि थी, अब तक आपको दर्शन को सुनने के लिए तैयार कर रहे थे। कहा था ना हवाई जहाज लैंड करेगा तो हवाई पट्टी चाहिए, तो अब हवाई पट्टी 3 दिन में बन गई। अब हम चौथे दिन देखा जाए तो अब हम बात कर रहे हैं कि हाँ कैसे ज़िंदगी में चलना है। तो मानव में व्यवस्था को समझें। तो मैं कुछ लाइनें बोलता हूँ ताकि आपको देखिए, अभी जैसा हम जी रहे हैं, जिस दुनिया में अभी हम जी रहे हैं, चाहत के रूप में देखें तो सभी सफल होना चाहते हैं कि कुछ ही लोग? सभी सुखी होना चाहते हैं, सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहते हैं। जैसी अभी की व्यवस्था है उसमें सभी सुखी होंगे कि कोई सुखी नहीं होगा? अभी तो हम मानते ही हैं कि कोई सुखी नहीं हो सकता है। नानक दुखिया सब संसार, ऐसा ही मानते हैं। सभी सफल हो सकते हैं। हमारे सफलता के मापदंड ही ऐसे हैं भैया, IIT जाओ, IAS बनो, एम्स जाओ, तो उससे कम में तो हम सफल मान नहीं रहे हैं। सरकारी नौकरी लगे, सभी की लगेगी। कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं देश में? 2-3%। पूरे देश में केवल 2-3% सरकारी नौकरी करते हैं और वो काफ़ी दुखी हैं। तो इससे ये भी समझ में आया कि जिनको हम सफल मान रहे हैं फाइनली वो भी कोई सफल है ऐसा नहीं है। तो यहाँ से ये सारी बातें हमको सोचने को मजबूर करती हैं। और फिर ये कोई एंड इसका दिखाई देता नहीं है कि इसका कोई रास्ता भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा।
तो इसको थोड़ा समझने की दृष्टि से ऐसा बोल रहे हैं, देखो यहाँ एक नई बात, कितने लोग ये मानते हैं कि मानव गलती से सीखता है? ऐसा आप सुने हैं कि नहीं सुने? मानव गलती से सीखता है कि नहीं सीखता है? गलती से सीखता है। कोई एक चीज बताओ जो आपने गलती से सीखी हो, गलती करके सीखी हो। बताओ क्या सीखा आपने गलती करके? देव माइक इनको, सोच लूं फिर बताती हूँ। मान्यताएं इतनी गहरी हैं कि कभी हम उनको ठीक से जांच भी नहीं। मैं कह रहा हूँ सोचने की मशीन ठप है, सोचने की मशीन केवल किचन में चल रही है। बाकी बची हुई बिजनेस में चल रही है। तो एक तरफ कमाना और दूसरी तरफ खपाना। तो पति पत्नी में से एक कमाने की मशीन, एक खपाने की मशीन। सही अर्थों में जिस काम के लिए सोचने की मशीन मिली थी वो काम शुरू ही नहीं हुआ है। तो सवाल फिर यही खड़ा होता है कि घोड़ा क्यों पाला? मैं घोड़े के लिए कि घोड़ा मेरे लिए? ऐसा सवाल खड़ा हो गया। तो अभी तो सारी जिंदगी मैं ही घोड़े के लिए हूँ। इसलिए आप देख लीजिए दिल्ली की ज़िंदगी में लगभग 95-99% लोगों की ज़िंदगी का सार इतना ही है, एक फ्लैट, दो फ्लैट, तीसरे में वो फ्लैट। 95-97% लोग की ज़िंदगी का सार इतना ही है। पहले मकान किराए का था, फिर एक फ्लैट, पैसा आया एक फ्लैट ले लिया, फिर पैसा आया एक और ले लिया, वो किराए पे दे दिया, पैसा आया तो फिर एक और इन्वेस्ट कर दिया, तब तक बीच वाले पे किसी ने कब्जा कर लिया तो उसका केस शुरू हो गया। तो काफ़ी आदमी बिजी रहता है। जब पैसे नहीं थे तब गरीबी के कारण परेशान थे, अब पैसे आ गए हैं तो संबंधों में परेशान है। परेशानी जान नहीं छोड़ रही है। हम जूझ रहे हैं अपने में अपनों से, या तो अपने आप में जूझ रहे हैं कि अपनों से जूझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बार बार मैं ये सारी बातें क्यों कहता हूँ कि हमारा ध्यान चला जाए कि यार गाड़ी कहीं और भी जानी है। और इसका हिप्नोटिज्म इतना गहरा है क्योंकि जब पूरा शहर वही काम, कितने प्रतिशत लोग हैं जो यही काम कर रहे? 99.9 पूरे वर्ल्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह इस अनुसंधान की महिमा है भैया कि जिंदगी के दरवाजे खोल दिए तो हम जिंदगी पे बात करने के लायक हो गए। क्या बात कर रहे थे? हम गलतियों से सीखते हैं। अब देखो इसमें कितना बड़ा टर्न आएगा और कैसे ये बात कितनी सेंसिटिव है और कैसे इस आदमी की गरिमा को कैसे बढ़ाती है। एक बच्चा पैदा होता है तो वो किचन में, वो तो पैदा होता है तो बिस्तर पे वो हिल नहीं पाता है, तो कोई उसको सहारा देके करवट दिलाता है या गोदी में लेता है। कोई दिन वो करवट बदलने लगता है, कोई दिन वो चलने लगता है, कोई दिन वो बोलने लगता है, कोई दिन वो भाषा सीख लेता है, कोई दिन वो गणित करने लगता है, कोई दिन वो स्कूल जाने लगता है, लिखने लगता है, कोई दिन वो फैक्ट्री जाने लगता है। ठीक है, ये सारे काम उसने गलती से सीखे या कोई सही करने वाला था और उसने उसको सिखाया इसलिए उसने सीखा। देखो आपको याद होगा पुराने समय में ऐसा हुआ करता था कि कोई जंगली जानवर बच्चों को ले गया उठा के, लक्कड़ बग्गा बोलते थे नॉर्थ इंडिया में, है ना। कोई जंगली जानवर बच्चे को उठा के ले गया और उसने मारा नहीं, वो उन्हीं जानवरों के बीच में पला। तो वो चार पैर से ही चलता था और पशु की भाषा ही बोलता था, उसको मानव की भाषा नहीं आई, उसको हमारी तरह बोलना नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि मानव जो है देख के सीखने वाली चीज़ है। यदि उसके सामने कोई चीज़ नहीं आएगा, इसलिए आप देखो सुनते हैं कि जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है।
ये बात ध्यान में आती है? यदि वो सुनेगा कुछ नहीं तो बोलेगा क्या, उसको रिपीट कैसे करेगा? उसने सुना ही कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको दर्शन की भाषा में कहा कि मानव संस्कार अनुषंगी है, मानव समझ के जीने वाली इकाई है। तो किसी को दो पैर से घर में चलना आता था, घर के बड़े लोग दो पैर से चलते थे, उसको चलने सिखाए थे। कोई घर में हिंदी, मराठी, छत्तीसगढ़ी बोलता था, उसको भाषा सिखाए थे। किसी को गणित आता था, उसने उसको गणित सिखाया था, है ना। अब आप एक काम बता दो जो उसने गलती से सीखा, फिर हम गलती किसको बोल रहे हैं? किसको गलती बोल रहे हैं? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जब बच्चा सॉल्व करना शुरू करता है तो क्या वो तय करता है कि मैं पहले 5 बार गलती करूंगा, छठी बार में आंसर निकालूंगा? क्या तय करता है? मैं तो पहली बार में निकालूंगा, लेकिन पहली बार में आंसर नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी बार में आंसर नहीं आया, लेकिन फाइनली तीसरी बार में आ गया, चौथी बार में आ गया। तो उसने हर बार गलती करने का सोच के गलती की थी, या उसने हर बार सही करने का सोच के चला और आंसर नहीं आया? तो आंसर ना आने को गलती कहा जाए कि आंसर ना आने को सही तक पहुंचने का एफर्ट कहा जाए? आंसर ना आने को गलती कहा जाए कि आंसर ना आने को सही तक पहुंचने के स्टेप्स कहा जाए? अब मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूं। किसी को पता नहीं है, लेकिन मुझको पता है कि मुझसे कोई गलती हुई है। गलती आपकी भाषा में, तो मुझको अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खराब लगता है। किसी को पता नहीं है, बस मुझको पता है। इसका मतलब है कि गलती बराबर दुख। तो यदि गलती बराबर दुख है तो क्या कोई व्यक्ति गलती करना चाहेगा? यदि गलती बराबर दुख है तो क्या कोई व्यक्ति गलती करना चाहेगा? हमारे परिवार की सारी चर्चाओं में जब भी कोई नेगेटिव चर्चा होती है तो चर्चा किस बात पे हो रही है? चर्चा इसी बात पे हो रही है कि हर आदमी यही तय करने की कोशिश करता है कि मेरी गलती थी नहीं, मैं तो वहाँ था ही नहीं, गलती तुम्हारी है। तो ये आदमी को स्वीकार करना बहुत भारी पड़ता है कि मुझसे गलती हुई है, क्योंकि मानव को उसकी पूर्णता की तलाश है। वो अपने अंदर पूर्णता को देखना चाहता है, वो अपने आप को गलतियों से मुक्त देखना चाहता है, भय से मुक्त देखना चाहता है, अभाव से मुक्त देखना चाहता है, वो अपने आप को पूर्ण देखना चाहता है, कंप्लीट देखना चाहता है। मैं गलती करता हूँ ये देखना चाहता ही नहीं। 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि मानव हमेशा जो कुछ भी एफर्ट कर रहा है वो अपने सुखी होने के अर्थ में कर रहा है, वो अपने सफल होने के अर्थ में कर रहा है ना। वो परफेक्शन तक पहुंचने के अर्थ में कर रहा है। वो अचानक परफेक्शन तक नहीं पहुंच जाता। हम कोई खाना बनाना शुरू करते हैं तो अचानक स्वादिष्ट खाना अंतिम नहीं बन जाता है। कितनी बार बनाने के बाद, उसका स्वाद चखने के बाद और करेक्ट करना, उसमें और दिमाग लगाना, ये मिला दो, ये कर दो, पहले उबाल दो, बाद में उबाल दो। कितने सारे ये रेसिपीज़ एक दिन में विकसित नहीं हुई। इसके लिए कितने सारे लोगों ने मेहनत किया है, तब जाके कोई एक चीज़ किसी परफेक्शन पे पहुंची है। इसका मतलब कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी ले लें तो वो भी एक दिन में नहीं हो रही है। रिपीटेड जो हम करते गए, तो जितने प्रयास हमने किए उस परफेक्शन तक पहुंचने के लिए, ये सारे गलतियां थी कि उस परफेक्शन तक पहुंचने के स्टेप्स थे। बढ़िया। तो अब मैं ये कहूँगा कि मानव कभी गलती करता ही नहीं है। मानव कभी गलती करता ही नहीं है। वो तो अपने सुखी होने के लिए कोई प्रयास करता है, वो तो अपने सफल होने के लिए कोई प्रयास करता है, वो तो अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए कोई प्रयास करता है, वो तो किसी परफेक्शन तक पहुंचने के लिए कोई प्रयास करता है। इन तमाम प्रयासों को, हाँ, ये हो सकता है कि उसको सुख की समझ नहीं है, उसको सफलता की समझ नहीं है, उसको आवश्यकता की समझ नहीं है, तो जमाना उसको गलती के रूप में पहचानता है। पर मैं ये सोच के कभी नहीं निकला कि आज मैं सुबह उठ के क्या गलती करूं।
क्या? तो मानव को गलती के कलंक से मुक्त किया जाए, खुद को भी गलतियों के कलंक से मुक्त किया जाए। हमने तमाम गिल्ट और अपराध बोध को ढोया है। मैं तो गलत था, मुझसे गलती हुई। तो सही अर्थों में मानव गलती करना नहीं चाहता, मानव कभी गलती करता नहीं, है ना। बेसिकली वो तो सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है। तो मानव जो कुछ भी जिसको हम गलतियां कह रहे थे वो गलतियां हैं कि सही तक पहुंचने के स्टेप्स हैं। तो सही तक पहुंचने के स्टेप्स हैं वो भी तब जब कोई सही को सिखाने वाला है। कैसा है? बोलो, कुछ फर्क पड़ेगा इससे? नहीं पड़ेगा। बच्चों को देखने में सबसे हम तो वो गलती करता नहीं है तो भी पीछे पड़े, देख 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 गलती मत हो जाए, देख देख देख, है ना। बता ही देता हूँ अब क्या है। भाई सामने बैठी है, मैं कोई डरता थोड़ी हूँ। लेकिन वो आज सुधरी नहीं है। आप पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ, वो मेरी नई नई शादी हुई तो हम ससुराल गए, तो हमारे साले साहब देश में एग्रीकल्चर कॉलेज में, पंतनगर एग्रीकल्चर कॉलेज एक तरह से एग्रीकल्चर का IIT जैसा माना जाता है। तो हमारे साले साहब वहाँ से PhD किए। तो घर में उनके किसी जॉब वॉब की बात चल रही थी, इंटरव्यू देने जा रहे थे। तो हमारे ससुर साहब कह रहे थे, देख तू तो ओरिजिनल लेके मत जाना, तू तो खो के ही आएगा, फोटोकॉपी लेके जाना, ओरिजिनल लेके मत जाना। तो एक पिता की तरफ से पॉजिटिव है कि वो अपने बच्चे को एक सही सलाह देता है, लेकिन एक बच्चा डॉक्टरेट हो गया है इंडिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से, उस पर यह भरोसा नहीं है कि ओरिजिनल वापस लेके आएगा। क्या है ये? है? प्रेम है, प्रेम है। हाँ, ये प्रेम को झेल झेल के बच्चा थक जाता है। कल इसी सभा में एक छोटा बच्चा मेरे को बोल रहा है कि देखो मेरे पापा लगातार ना मेरा दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है, वो ऐसा क्यों करते हैं? उसकी आंख में आंसू भर नहीं थे, वो दुख से पूरा भरा हुआ था। मेरे पापा ऐसा क्यों करते हैं? हम अपने ही बच्चों को लगातार उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, लगातार उनका अपमान कर रहे हैं और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम हमारा सम्मान करो। दिन भर उनको नीचा दिखाते हैं। ये कैसे चलेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इंटेंशन अच्छी है कि हम अपने बच्चों का भला चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने उनको यही कहा, मैं देखो तुम अपने पापा की इंटेंशन देखो कि वो तुमको आगे बढ़ाना चाहते हैं। बोले वो तो ठीक है, पर यही तरीका है क्या? यदि वो मेरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसका तरीका भी ठीक होना चाहिए। तरीका हमको नहीं आता है। हमको लगता है कि दूसरे को अपमानित करने से उसके अंदर एक चिंगारी जलेगी, तो चिंगारी तो जलती है जो आपका संबंध को ले बैठती है। वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो चिंगारी आपके संबंध को ले बैठती है। अंदर ही अंदर कब संबंध खत्म हो गया है आपको पता भी नहीं चलता है ना, क्योंकि हमारा ध्यान तो कहीं और ही है। हमको तो लगता है बिजनेस में टर्नओवर बढ़ जाए, यही उपलब्धि है। संबंध का टर्नओवर बढ़ जाए, हमने संबंध को दांव पे लगा के तमाम उपलब्धियां पाई हैं। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों का अपनापन, अपनों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है कि घटती हुई दिखाई देती? जोर से बोलो, है ना। इससे पता चलता है कि हमारी भाषा अपनों के प्रति कैसी है, अपनों के लिए हमारे मन में क्या क्या विचार चलते रहते हैं। तो आपको अपना पता चल जाएगा कि मैं कैसा हूं। ठीक है, जरा सी कुछ बात होती नहीं है, हमेशा हमको दूसरे के बारे में नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं।
दूसरों के बारे नेगेटिव ख्याल आने का मतलब है कि अपने भीतर समझ की, विश्वास की कमी है, और ये कोई आपको जैसा भाव हम बोले ना बोलें दूसरे तक पहुंचता है। यदि मेरे भीतर आपके प्रति स्वीकार्यता है तो ये भी कोई प्रभाव है जो आप तक पहुंचता है। और यदि मैं आपको पसंद नहीं करता हूं तो ये मैं चाहे बोल कुछ नहीं रहा हूं, लेकिन ये प्रभाव है जो आप तक पहुंचता है ना। कितने लोग हैं जिनके संपर्क में हम कम समय के लिए आते हैं और वो हमारे अपने हो जाते हैं, और कितने लोग हैं जिनके साथ हम सारी जिंदगी रहते हैं, वो हमारे नहीं हो पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी पूरी थॉट प्रोसेस में जो कंडीशनिंग है वो कंडीशनिंग ही हमारे भीतर की दीवारें हैं। तो यदि मैं मानता हूं कि सामने वाला तो गलती करेगा ही, तो मेरा ध्यान लगातार गलतियां वो ना करे, मेरा मोह वो गलतियां ना करे, और गलतियां करने के पहले ही लगातार उसको भाषण देते रहें, लगातार उसको टोकते रहें। इतनी टोका टाकी कर देते हैं। मैक्सिमम बच्चों के ना पढ़ने का कारण उनके माता पिता के लिए पढ़ाई के लिए इतनी बार बोला गया है कि उसको पढ़ाई से नफरत हो गई। उसको लगता है कि मेरे और माँ बाप के बीच में मेरी पिटाई का कारण और मेरे सारे नेगेटिव इनके बोलने का कारण ये पढ़ाई है। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जो 10th बोर्ड में जानबूझ के फेल हुआ, केवल अपने पिता को ये बताने के लिए कि तुम कुछ भी कर लो, मैं फेल होके दिखा सकता हूं। और बहुत मेरिटोरियस बच्चा, क्योंकि जैसे ही वो आजकल जैसे ही बच्चा 8th पार करता है तो वो बिल्कुल उसको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। अब तुम दोस्तों के साथ जाओगे नहीं, अब तुम खेलोगे नहीं, अब तो बस 10th है, ये एक ही बार है, बस 12वीं तक जो करना है कर लो, उसके बाद तो ज़िंदगी में ऐश ही ऐश है। वो कहता है यार हर साल यही बोलते हैं लोग। अब कॉलेज में आके लगता है यार तो फिर वहीं के वहीं है ना। अब वो घर में बैठता था, उसके बाद दोस्त खिड़की से खेलने जा रहे थे, अब वो उन्हीं को देखता रहता था और कुड़ता रहता था, और ये कुड़न उसको यहाँ तक ले गई कि उसने 10th बोर्ड में फेल होके दिखाया। मैं एक ऐसे लड़के से मिला जो उस लड़के से उतना प्यार नहीं करती थी, लेकिन अपने पिता को हराने के लिए उसी लड़के से शादी किया। मैं एक ऐसी लड़की से मिला दिल्ली में जो योजनाबद्ध तरीके से अपने माँ बाप को दुखी करने की योजना बना के उसको एग्जीक्यूट भी करती थी, योजनाबद्ध तरीके से। तो ये जो इतनी प्रतिक्रिया है, तो हमारा मोहवश हम बच्चे को समाज के सामने हमारा बच्चा हमारी इज्जत का घोड़ा है। हमारा बच्चा हमारे लिए बच्चा है कि नहीं है, वो हमारी इज्जत का घोड़ा है। मेरे को समाज में इज्जत कमानी है, घोड़ा दौड़, और इतना दौड़ के मेरे लिए इज्जत कमा के ला। उसकी अपनी स्थिति कैसी है, उसकी अपनी मन स्थिति कैसी है, वो क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, क्या लगता है? मैं बोलता हूं आपको बुरा लगता होगा ना कभी कभी, है बुरा लगता है? अपने बच्चों के साथ क्या हमने ऐसा किया है? हाँ, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आपने किया ही है तो उसका दुख होता है। हाँ, तो आपका दुखी होना अच्छी बात है भाई। हम गलती भी कर रहे हैं, हाँ, रियलाइजेशन होना ही है जी, क्योंकि वो रियलाइजेशन हुए बिना हम वहाँ से टर्न नहीं करेंगे। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन उसको टेक्निकली समझना पड़ेगा। टेक्निकली समझेंगे गलती तो हुई, लेकिन टेक्निकली ये समझेंगे कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है। वो कभी भी ये सोच के नहीं निकला है कि आज मैं क्या गलती कर दूं बच्चों के साथ, ऐसा करके नहीं निकला है। वो अपने बच्चों को अपमानित करना नहीं चाहता है, वो अपने बच्चों को दुखी करना नहीं चाहता है, उनके विकास में बाधा बनना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी समझ नहीं है तो हो वही रहा है जो वो नहीं चाहता है। बढ़िया। तो क्या समझ में आया? गलतियों से सीखते हैं कि सही से सीखते हैं? सही से सीखते हैं, फिर वो जो सही है उसमें आप क्रिएटिविटी लगा के और सही कर देते हो,
तो सही अर्थों में जिसको हम गलतियां कह रहे हैं वो सही तक पहुंचने के कदम हैं, स्टेप्स हैं, प्रोसेस है, इवोल्यूशन है। जी नहीं, जब हम बच्चों को बोलते हैं कि नहीं मेरा, किसी को भी हर्ट हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि नहीं मेरा ये मीनिंग नहीं था, आई डेंट मीन टू हर्ट यू। लेकिन सामने वाला वो बिलीव भी नहीं करता है। वो नहीं करता क्योंकि बार बार आप करते वही हो, आपकी भाषा में नहीं, है। ये एक कारण हो सकता है, और दूसरा कि उसमें ट्रस्ट कम है। उसमें ट्रस्ट कम नहीं है, ट्रस्ट आपने दिया नहीं है। माँ के पेट से तो बच्चा अविश्वास लेके आया नहीं था। माँ के पेट से बच्चा विश्वास लेके आया कि अविश्वास लेके आया? विश्वास ही लेके। टेक्निकली बच्चे का चित्रण 0 होता है। आप देखते हो छोटा बच्चा माँ का दूध पीता है, उस बीच में उसको कोई भी चीज़ आती है वो मुंह तक ही लेके जाता है, क्योंकि उसको एक ही चीज़ का पता है, उसको और कुछ पता ही नहीं है। उसको ना आग का पता है, ना गिरने का, ना उसको डिस्टेंस का पता है ना। धीरे धीरे वो उसके चित्रण में आता है। पहली बार गिरता है तो उसको पता चलता है अच्छा डिस्टेंस होता है, ऊंचाई होती है, ऊंचाई का उसको पहली बार पता चलता है ना। तो हर चीज़ को वो एक्सपीरियंस ले लेके अपने अंदर स्टोर कर रहा है। तो छोटा बच्चा देखेंगे वो तो आग में भी वैसे ही हाथ डाल देगा, वो तो मिट्टी भी खा लेगा। इसका मतलब है कि उसको कोई चीज़ के प्रति, यदि इसको दूसरी भाषा में कहें तो उसको कोई चीज़ के प्रति भी अविश्वास नहीं है, उसको विश्वास का बोध नहीं है। विश्वास क्या होता है ये उसको पता नहीं है, पर उसको अविश्वास कोई चीज़ के साथ नहीं। सांप आ जाएगा वो तो सांप को भी ऐसे पकड़ सकता है, उसको नहीं पता है कि ये काट सकता है। तो इसका मतलब है कि जब बच्चा माँ के पेट से आया है तो वो कौन सा वो ट्रस्ट लेके आया है कि अविश्वास लेके आया है? फिर ये किसने दिया? तो हमने आपने दिया है। हम आप देख लो कितने ट्रस्ट के साथ जी पा रहे हैं, है ना। अब तो ये क्लियर है ना, जब जिंदा रहने के धरातल पर अब ट्रस्ट हो ही नहीं सकता। हमको ट्रस्ट लोहे के साथ है, अपने खुद के साथ नहीं है। मैं कल भी देखो, हम सभी चाहते हैं हम सुखी रहें। कितनी बार ऐसा हो रहा है कि हमारे भीतर वही विचार, वही इच्छाएं आ रही हैं जो मेरे को बार बार दुखी कर रही हैं, और आप चाह रहे हैं कि ना आए, लेकिन आपके ना चाहने के बावजूद भी, हमारे ना चाहने के बावजूद भी आ रही हैं। इसका मतलब मैं खुद पे विश्वास कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ? मेरे ना चाहने के बावजूद मेरे अंदर की चीज़ मेरे को दुखी कर रही है और मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, क्या मैं स्वयं पे विश्वास कर पाऊँगा? यही अपने भीतर विश्वास की कमी है। तो मैं खुद के साथ ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं मेरे सुखी होने के अर्थ में हूँ, मैं दूसरे को कैसे विश्वास दे पाऊँगा? बढ़िया। हाँ जी। वो कंपैरिजन वाली बात पे भैया, मतलब मेरी बड़ी कम उम्र में नौकरी लग गई, तो मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे, मेरी बड़ी कम उम्र में नौकरी लग गई। तो उनको 17 साल की एज में, तो मैं एयरफोर्स में चला गया, और वो जो 2-3 दोस्त थे वो मेरे दुश्मन बन गए, क्योंकि उनके माँ बाप हर बार जब भी मैं उनकी विजिट करने जाता तुम ही पिटाई का कारण हो हमारी। जी। और ऐसा कई बार घर में, मतलब 2 बच्चों के बीच में भी हम कंपैरिजन करते ही हैं। तो वो बहुत गहरा है भैया, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। बहुत, हमारे पास सकारात्मक भाषा नहीं है दूसरे को आगे बढ़ाने का। मैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, दूसरे के बच्चे से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो हम किसी को हराना चाहते हैं। अब हार है तो जीत है, हम जीतना चाहते हैं तो किसी को हराना चाहते हैं। ये हार जीत नेचर में नहीं है, छोटा बड़ा नेचर में नहीं। आम बड़ा है कि नीम बड़ा है, सूरज बड़ा है कि पानी बड़ा है, हवा बड़ी है कि आग बड़ी है, अभी कुछ नहीं कर सकते। सबकी अपनी भूमिका है। तो पूरी नेचर में सबकी अपनी भूमिका है। 2 करोड़ की गाड़ी में से हवा निकाल दो, उसके बाद देखो इंजन किस काम का है। तो इसका मतलब है कि वो 25 पैसे की हवा, हमारे ज़माने में 25 पैसे की भर्ती थी, आजकल 2 रुपये की भर्ती होगी, 5 की भर्ती होगी। 5 रुपये की हवा नहीं रहेगा तो 2 करोड़ का इंजन बेकार है। इसका मतलब हवा की भी कोई अपनी उपयोगिता है, कम और ज़्यादा का मामला नहीं है। तो एक गाड़ी में जो कुछ भी सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं, सबकी कोई अपनी उपयोगिता है, कम और ज़्यादा का मामला नहीं है। ऐसा हम कहाँ सोच रहे हैं? बढ़िया। तो क्या ध्यान में आया? क्या ध्यान में आया?
सही से सीखते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे हमको मानव की महिमा पे, देखो आज मान लो पंजाबी फूड है, मान लो गुजराती फूड है, गुजराती भाषा है, पंजाबी भाषा है, मराठी भाषा है, ये एक दिन में बनी होगी क्या? कई सौ साल लगे होंगे इसको डेवलप होने में, और हमको एक दिन में उपलब्ध हो जाती है। तो यदि ये हमको समझ में आएगा कि हम सही से सीखते हैं तो हमारा परंपरा के प्रति सम्मान जाएगा। कितने लोगों ने मेहनत की है, जिनकी मेहनत का फल मैं खाता हूँ परंपरा के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, है ना? तो मैं परंपरा का के प्रति कृतज्ञ होऊंगा, परंपरा का सम्मान कर पाऊंगा। जब व्यक्ति किसी का सम्मान कर पाता है तो अपने भीतर से विनम्र होता है, खुश होता है। और मैंने गलतियों से सीखा है, हमने बहुत स्ट्रगल करी है। अब क्या होगा? और हम दूसरे के सर पे चढ़ बैठेंगे तो हमारा अहंकार है ना, हमारी कमजोरियां, ये तमाम, आप भाषा देखिए सुबह से शाम तक परिवार में भाषा कैसी प्रयोग हो रही है। हाँ, हमने समाज के, परिवार के प्रयासों से, इसके साथ हमने भी प्रयास किया है, तो सब कुछ को एग्जिस्टेंस में है, सब कुछ साथ साथ है, सब कुछ कॉम्प्लीमेंटेरियनशिप में है। अकेले आपने कुछ नहीं किया है। जब पैदा हुए थे उसके बाद कोई ना उठाता तो वहीं मर जाते। तो हम जिंदा हैं तो पूरी परंपरा के कारण, हम आज जीने की वस्तु पाए हैं तो पूरी परंपरा के कारण। कुछ भी एक चीज ऐसा बता दो जो आपकी अपनी अकेले की है और आप खुद ही नहीं हो अपने। जो आपके शरीर का मलमूत्र और पसीना और सारी रोज हजारों सेल मरती हैं, बाथरूम में रोज हर जब नहाते हैं हजारों सेल अपनी बह के पानी में चली गई। यही सारी सेल मलमूत्र और फाइनली आपका शरीर मर के किसी खेत में जाता है, वहीं बैंगन और गोभी और गाजर बन के दूसरे के पेट में चला जाता है। तो हमारा शरीर उतना भी हमारा नहीं। तो ये शरीर भी नेचर के एटम मॉलिक्यूल से बना है, मैं भी नेचर का एटम हूं। तो सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, उस सेंस में देखेंगे तो मैं नेचर का इंटीग्रल पार्ट हूं। जब मैं नेचर का इंटीग्रल पार्ट हूं, पूरी मशीन का मैं एक पार्ट हूं, तो पूरी मशीन के साथ ही मैं हूं। तो मेरी भाषा में वो कैसे आए? फिर अहंकार जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। सबका सहयोग लेके सारी उपलब्धियां पाई है, श्रेय लेने का समय आता है तो मैं अकेले खड़ा हो जाता हूं। ये तो लोगों को स्वीकार नहीं होगा। हाँ, ये देखो नया मॉडल, बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। अब गलती का पुतला है, दो पैर का जानवर है। ऐसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली यहाँ से एक बात हमारे ध्यान में आ गई कि मानव मूलतः कभी गलती करना नहीं चाहता है, वो कभी गलती नहीं करता है। इसी बात को हम आगे लेके आज चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन फिर भी जैसे कहा कि गलती कर रहा है, तो इसका मतलब है यदि ऐसा कोई जीने का तरीका उपलब्ध हो सके, ध्यान से सुनिएगा, यदि ऐसा कोई जीने का तरीका उपलब्ध हो सके जिसमें बिना गलती अपराध किए हर मानव सुखी हो सकता है, सफल हो सकता है, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, तो क्या मानव गलती अपराध करेगा? ठीक हो गया? कितनी बड़ी बात, कितनी बढ़िया बात। यदि ऐसा कोई जीने का तरीका उपलब्ध हो जाए जिसमें बिना गलती अपराध किए हर मानव सुखी हो सकता है, हर मानव सफल हो सकता है, सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, तो क्या कोई गलती करेगा जिसको हम गलती कह रहे हैं? तो मानव गलती करना चाहता नहीं है। मानव को गलती के कलंक से मुक्त किया जाए, मानव को जिंदगी उपलब्ध कराई जाए। जिंदगी उपलब्ध हो जाती है, वो क्यों गलतियों की ओर जाएगा? तो संभवतः आज दोपहर तक या शाम तक जिंदगी उपलब्ध हो जाएगी।
सही? कैसा रहेगा? ये बात अभी तक इतिहास में कोई नहीं कह पाया है। इस दर्शन के अलावा इतिहास में ये बात हम नहीं कह पाए हैं। कोई अर्थशास्त्र ये कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो भी इकोनॉमिक्स के नाम पे हमारे पास उपलब्ध है वो ये कह रहे हैं कि एक वर्ग हमेशा डिप्राइव्ड रहेगा ही, वंचित वर्ग हमेशा रहेगा ही, और सभी सुखी हो सकते हैं, सभी सफल हो सकते हैं, ये भी कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। जबकि हर आदमी सुखी होना चाहता ही है, सफल होना चाहता ही। तो यदि ऐसा कोई जीने का स्वरूप हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा तो हम पूरी ताकत कहाँ लगाएंगे? उसी के लिए लगाएंगे। फिर क्यों मैं पड़ोसी से कंपैरिजन करूंगा, क्यों मैं किसी को पीछे हराऊंगा, क्यों मैं किसी को हराने की बात सोचूंगा? मैं सफल हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, और मेरी सफलता और मेरा सुख इस बात में भी है कि कितने लोग मेरे माध्यम से सुखी और सफल हुए। तो बिल्कुल कहानी ही बदल गई। अभी तक मैं लोगों को पीछे करके आगे जाना चाह रहा था, अब मैं लोगों को आगे करके, है ना? तो इस पूरी चर्चा में फाइनली क्या निकलेगा? ना किसी से आगे जाना है, ना किसी के पीछे जाना है, ना किसी से आगे जाना है, ना किसी के पीछे जाना है ना? पूर्णता के लिए सहयोग लेना है, पूर्णता के लिए सहयोग देना है। कहानी इतनी है। आगे पीछे, छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, हीनता अहंकार, सफल असफल, हार जीत, ये सब भ्रमित मानव का कलंक है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, अस्तित्व में ऐसी कोई घटना नहीं है, एग्जिस्टेंस में हार जीत नहीं है। और साधन सीमित है। कितने लोगों ने सुना? कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं महाराष्ट्र में? है 5th क्लास से आ जाता है? अच्छा, 5th से आ जाता है। नॉर्मली मैं सुनता हूँ, हाँ 8th 9th मेरे को ध्यान में है, 5th में कहीं आता होगा तो मेरे को नहीं पता, लेकिन 7th 8th में आ ही जाता है। सोशल स्टडीज़ में हम अर्थशास्त्र की परिभाषा देने लगते हैं तो उसमें आ ही जाता है। अब देखिए, यदि मानव की आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है, तो अपनी आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित महसूस करेगा कि असुरक्षित? तो मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए असुरक्षा में आएगा। असुरक्षित होते ही उसके भीतर भय आता है, भय आते ही उसके भीतर जिससे वो भयभीत होता है उससे संग्रह आता है, और संग्रह करने के लिए शोषण करना उसकी आवश्यकता बन जाता है। जिसका शोषण करता है वो विरोध करता है, और ये ही फाइनली युद्ध और संघर्ष के रूप में दिखाई देता है। और इससे असुरक्षा और बढ़ेगी कि घटेगी? इतना काम हम बहुत मेहनत करके संसार में कर रहे हैं। ये हम पढ़ा रहे क्लासरूम में, तो क्लासरूम में हम अर्थशास्त्र में पढ़ा रहे हैं। अर्थशास्त्र को पढ़ाने वाला सुखी होने के लिए पढ़ा रहा है कि दुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए। पढ़ने वाला सुखी होने आया है कि दुखी होने? सुखी होने। तो वो 20 साल और 1 करोड़ रुपया लगा के, 50 लाख रुपया लगा के ये सुनने आया है कि तुम्हारा दुखी रहना निश्चित है। इससे अच्छा उतना पैसा ब्याज पे डाल देते तो शांति से घर बैठ के खा लेते। जितना पैसा अभी बच्चों की एजुकेशन में खर्च हो रहा है उसकी सैलरी के रूप में उसका ब्याज वापस नहीं आ रहा है। पहले तो माँ बाप बच्चों के पढ़ने के लिए ही पैसा खर्चा करते थे, अभी जॉब को भी सब्सिडाइज करना पड़ता है ना। हमारी एक बिटिया मुंबई में रह के फैशन, उसने वो डिज़ाइन, अहमदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। वो मुंबई में रह के जॉब कर रही है। 30,000 रुपया सैलरी मिल रही है और 70,000 रुपये महीने का खर्चा है मुंबई में रहने का। तो घर वाले 40,000 रुपये पर मंथ अभी उसकी जॉब को सब्सिडाइज करते हैं।
तो 4 साल ग्रेजुएशन में लगे थे, 4 साल सैलरी, 4 साल में सैलरी हो सकता है 70,000 हो जाएगी, है ना, 3 साल में हो जाएगी, तो 1 डिग्री और है जो जॉब में जाके पूरी हो रही है। ये सारी स्थितियाँ हैं जी। कहाँ पहुँचे? इकोनॉमिक्स। ये रॉबिन्स नाम का व्यक्ति था जिसने ऐसा बोला, है ना। तो ये रॉबिन्स कहता है कि मानव का दुखी होना निश्चित है, इसके लिए मैं इतना मेहनत करके पढ़ने जाता हूँ। तो रॉबिन्स को मानव समझ में नहीं आया। है कोई अर्थशास्त्र पढ़ाने वाला? अब तो कोई होता है तो भी हाथ खड़ा नहीं करता। मैं नहीं पढ़ाता। ऐसे कई लोग मेरे को शिविरों में मिलते हैं जो बोलते हैं लगता तो हमको था कुछ गड़बड़ है इसमें। जब मैं पढ़ाता था तो मेरे को लगता तो था कुछ गड़बड़ है इसमें। ऐसे भी कई लोग मिलते हैं। लेकिन धन्य हो इस दर्शन का भैया कि हमको सोचने लायक बना पाया, नहीं तो ये कॉन्फिडेंस नहीं आता। भाई मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को तो इंजीनियरिंग का पता है, मैं तो बिजनेस चलाता हूँ, मेरे को राजनीति का क्या पता। जबकि एक मानव किसी राजनीतिक ढांचे के तले जीता है, एक मानव किसी बाजार में जीता है, एक मानव किसी समाज में जीता है, एक मानव इंजीनियर है तो भी क्या हुआ, वो पति तो है, पिता तो है। वो इंजीनियर है, वो पति और पिता होने का उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिला है, इसलिए बेचारा वो असफल है। उसकी गलती नहीं है बेचारे की, उसको अपने मानव होने का पता ही नहीं चला है। फिर स्त्री पुरुष के बीच में विरोध भी खत्म हो जाता है। तो इससे हमको पता चला कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुई। गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ की रूट्स कहाँ है। एजुकेशन का काम क्या है? एजुकेशन का काम है कि समाज की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे पाना। अभी वर्तमान एजुकेशन क्या कर रही है, जो प्रॉब्लम है उनको थियरी के रूप में लिख के ऑथेंटिकेट करना। अभी पिछले शिविर में वो एक एबीपी गंगा के पत्रकार थे, उन्होंने मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। अब कोई हमारे संपर्क में आता तो फाइनली शिविर तो करेगा ही। तो अभी माइक भैया, माइक दो। भैया, सबसे पहले तो कल आपने जो बात की कि माँ बच्चे को पैदा करती है और मानव बनाने का काम करती है, एक बहुत सालों से मेरे को ऐसे लगता था कि टीचर्स और माँ को हम रिस्पेक्ट नहीं देते, हम सम्मान नहीं देते, उनको हम कुछ नहीं समझते। हाँ। और ये हमारे समाज में मतलब ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हाँ। और जीवन विद्या से जुड़ने के बाद सबसे पहले मतलब जैसे यही से देखा कि टीचर्स को बहुत ज़्यादा मान है। जैसे ये एक समझ है कि इनके साथ ही आगे बढ़ेगा काम, क्योंकि ये जो घर में माँ बाप होते हैं वो टीचर स्कूल में होते हैं। बस बस। हाँ जी। तो और इससे ज़रूरी काम है क्या? हाँ। बच्चे इनको अच्छे ह्यूमन बींग्स बनाना, इससे और दूसरा और बढ़िया बड़ा काम है क्या? आप एक छोटी सी पेंटिंग बना के खुश होते हैं, छोटा सा एक मशीन डिज़ाइन करके खुश होते हैं, थोड़ा सा एक प्लॉट सेट करके एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बना के खुश होते हैं, है ना। एक साक्षात मानव को बनाना जी, उसकी पूरी सोचने और समझने के पैटर्न को डेवलप करना, उसमें एक मानवीय आचरण को डेवलप करने में उसको सहयोग देना जी, है ना। एक मानव क्रिएट करना। अभी जो भी मानव क्रिएट हुआ है वो बायोलॉजिकली शरीर क्रिएट हुआ है और जीवन भी एग्जिस्टेंशियली क्रिएट हुआ है, लेकिन उसमें समझ क्रिएट करना ये मानव की भूमिका है जी। तो इससे बड़ा और क्या काम होगा जी। और जीवन विद्या वालों ने जैसे दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम चलाया, अभी हम जो पठन और अध्ययन के ग्रुप के साथ जुड़े हैं, 10 वर्षीय ऑनलाइन चल रहा है, अभी फरवरी में शुरू हुआ, उसमें दिल्ली की काफ़ी टीचर्स हैं।
तो वो हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में हमने थोड़ा सुना था, हमने कहा हमको बताइए। तो उन्होंने जब बताया पूरा विस्तार में, तो ये समझ में आया कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है उसका, कि टीचर्स को पहले खुद नियंत्रण में रहना और अपने आप को टटोलना, ये जैसे सिखा रहे हैं कि आप अपना बिहेवियर देखो और अपने आप को समझो, और फिर बच्चों के साथ कैसे डील करना ये सिखाना, और बच्चों में जो परिवर्तन आ रहा है वो कितने परिवारों को इम्पैक्ट कर रहा है। तो वो एक बहुत सुंदर बात थी। दूसरा भैया जी आपने कहा कि नहीं, तो अब क्या समझ में आया कि अभी टीचर और पेरेंट्स सम्मानित नहीं हैं, तो इसके लिए समाज को उनको सम्मानित करना सीखना है कि टीचर और पेरेंट्स को सम्मानित होने के लायक काम करना है? पेरेंट्स और टीचर्स को सम्मानित होने के लायक काम लायक बनना है। हाँ अभी जी। हम सम्मानित होने के लायक काम ही नहीं कर रहे, तो समाज इनका सम्मान नहीं कर पा रहा, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये सम्मानित होने के लायक काम नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम, वो गैप पकड़ में आ रहा है। तो यदि वो आप पूरा करेंगे तो अभी क्या है, सारे अधिकांश टीचर्स जॉब है। देखिए, टीचिंग जॉब नहीं है, तो सही अर्थों में टीचिंग जिंदगी देने का नाम है। लेकिन माँ बाप को भी जब ये क्लैरिटी ही नहीं है, तो माँ बाप भी पैसा कमाने में लगे और टीचर भी पैसा कमाने में लगे। जिन्होंने पैदा किया बच्चों को, यदि उनके पास वो सेंस नहीं है, या उनको वो समझ नहीं है कि अपने अपने बच्चों को कुछ और भी हमको देना है, हमको लगता है कि पैसा दे के हम अच्छे स्कूल में भेज देंगे और उससे सब कुछ हो जाएगा। तो हम सब, ये कितनी गहरी मान्यता है कि जिंदा रहने को हमने जीना माना है, पैसा खर्च करने को हमने क्वालिटी माना है, और सारा सामान आ जाए इसको क्वालिटी लाइफ माना है ना। और गाड़ी और बंगला ठीक हो जाए इसको स्टेटस माना है। तो गाड़ी और बंगला स्टेटस है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड आपका स्टेटस है? स्टेट ऑफ माइंड। ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, इसमें तो भिखारी बना है, ये तो हमेशा दूसरे की तरफ देख रहा है। तो अब तक ना हम बहुत सारी बातें अपेक्षा करते हैं, लेकिन उसका रूट पकड़ में नहीं आ रहा है कि यार ये हो क्या रहा है, कौन गलत है। और बहुत ईमानदारी से आदमी को लगता है यार मैं तो ठीक हूँ, ये सामने वाला गलत है, ये मेरी इज्जत नहीं कर रहा है। तो अब हमको ये समझ में आ रहा है कि यार पिक्चर बहुत क्लियर हो गई है। ये जो जिंदा रहने और जीने का डिफरेंस है, इसकी क्लैरिटी आने से हर चीज़ अपनी जगह में जाके बैठ जाएगी, और फिर हमको गैप पता चलेगा कि गैप कहाँ पे है। मेरी किस्मत खराब थी, अरे किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारा समझ ठीक नहीं। तो ये सारा मेरी समझ ठीक नहीं है, सामने वाले की समझ ठीक नहीं है। सामने वाला मेरे पति के रूप में हो सकता है, पिता के रूप में हो सकता है, ऑफिस में कोई हो सकता है, सब जगह तो हम जूझ रहे हैं। जब मैं जॉब करता था तब HCL, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, मैं तो जॉब नहीं किया, लेकिन वहाँ हमारे कुछ दोस्त थे, बोले इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है कि आदमी उसके मारे मर जाए। तो उन्होंने उसको कैसे जस्टिफाई कर रखा था कि तुम HCL के अंदर के वातावरण से निपट गए तो तुम संसार में निपट लोगे, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। ऐसे उन्होंने उसको सेट कर रखा था। तो सब जगह हमारी मॉल प्रैक्टिस या हमारा नेगेटिविटी या हमारे भीतर की राक्षसी प्रवृत्ति कि हम दूसरे को डोमिनेट कर लेना, तो डोमिनेट किसी से, कोई हमको डोमिनेट करे ये नहीं चलेगा, हम दूसरों को डोमिनेट करें ये सही है। इतनी तो सीख रहे हैं हम। ये जो परिवार में मारा पीटी है, ये भी कहीं ना कहीं जब हम दूसरे के सामने कम पड़ते हैं तो हम चिल्ला के दूसरे को डोमिनेट करते हैं। सामने वाला का व्यक्तित्व कम पड़ता है। ऐसे तमाम पति मिलेंगे जिनकी पत्नियों के सामने उनके व्यक्तित्व छोटे पड़ते हैं। अब क्या करें, है तो पति उसका अहम है, तो वो चिल्ला के मारपीट करके डोमिनेट करके आपको बताता है कि बड़ा तो मैं ही हूँ। ये सब साइकोलॉजी काम करती है। तो ऐसा हमको एक बार ये क्लैरिटी बनेगी तो भैया ना हम किसी का शोषण करें, ना कोई मेरा शोषण करे, और सही अर्थों में मुझको मेरी ज़िंदगी जीना है। एट द एंड ऑफ द डे मुझको पछताना नहीं पड़े और मुझको लगा कि मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ, अपनी झोली भर के जा रहा हूँ। जो साथ चलने लायक होगा, चलने के लायक मेरी योग्यता, अब किसी के साथ मेरी चलने की योग्यता नहीं है। मैं भी उतना समझदार नहीं हूँ, सामने वाला भी समझदार नहीं है, तो क्या करें भैया, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। गामा पहलवान से लड़के मार खाना जरूरी नहीं है अभी, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। लेकिन क्या सोच के डिस्टेंस करेंगे, सामने वाला ना समझ है कि मेरी निपटने की योग्यता नहीं है, मेरी निपटने की योग्यता नहीं है, मेरी योग्यता में कमी है, इसलिए मैं डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ। कल मेरी योग्यता ठीक हो जाएगी तो मैं वापस रिलेशन को एस्टेब्लिश करूँगा। तो हर जगह में एक पॉजिटिव
पॉजिटिविटी को बनाए रखना, है ना, तो फिर धीरे धीरे वो हम एक सब क्या हो रहा है, हम अपने भाव और विचार को एक सही दिशा दे रहे हैं। ये सारी बातचीत क्या हो रही है, हम अपने भाव और विचार को एक सही दिशा दे रहे हैं। मेरा भाव और विचार सुखदायी हो जाए, इसी का नाम सुख है। जी बोलिए बोलिए, बढ़िया। दूसरा भैया वो जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, इसी का नाम समझ है। तो ये हमेशा मतलब अपने आप को जैसे हम मतलब मैं तो अपने आप को बुद्धू बनाती थी, हाँ, कि जो है उसको जैसे ये समझना कि नहीं जी ठीक है ठीक है ठीक है, हम बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, घर में इतना मतलब मेरे को परेशानी हो रही है, फिर भी अपने आप को बोला नहीं ठीक है, हाँ एक दिन और निकल गया। तो ये अपने आप को ये मतलब बुद्धू बनाने का काम, और क्या, ये बुद्धू बनाने का काम है। बुद्धू है और ही है। इससे हम रियलिटी को फेस नहीं कर पाते, इसलिए हम अपने आप को बुद्धू बना रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ नहीं है हम में। तो क्या हुआ, क्या हुआ, एक तो ये समझना है कि जैसे सामने वाला एग्जिस्टेंशियली है, ये अलग कहानी है। एग्जिस्टेंशियली क्या है, जीवन है, निरंतर सुख चाहता है, समझने की असीम क्षमता है, दुखी करना नहीं चाहता है, दुखी होना नहीं चाहता है, सुख की समझ नहीं है, सुख की समझ नहीं है और सुखी होना चाहता है, तमाम जिसको हम गलतियां कह रहे हैं। ये कहानी सामने वाले, ये एग्जिस्टेंशियली है। फिर सामने वाला उसके बाद जो कुछ भी बेवकूफ़ी कर रहा है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अब मुझको उसको ठीक करने की योग्यता नहीं है, तो जब तक ठीक करने की योग्यता नहीं है तो तब तक ये हो जाए कि कम से कम मैं समझने के रास्ते पे हूँ तो कम प्रभावित होता हूँ, फिर नहीं प्रभावित होता हूँ, फिर कोई समय के बाद सामने वाले को प्रभावित कर सकता हूँ। ये एक दिन में नहीं होगा, हो सकता है इसमें 10 साल लगेगा। तो जिंदगी जब हम एक शरीर यात्रा की बात कर रहे हैं तो जीवन के संदर्भों में, मैं के संदर्भों में वो बिल्कुल 4 दिन ही है, वो गलत नहीं है, 4 दिन की जिंदगी है ना। जब हम 25 में थे तो हमको लगता था यार 60 कितना बड़ा होता होगा। अब हम जब 56 में खड़े होकर 25 को देख रहे हैं तो लगता है कल की बात है। तो वाकई में 4 दिन है। यदि जीवन के संदर्भों में देखते हैं तो हजारों साल का आयाम है, उस हजारों साल के आयाम में जिंदगी वाकई में 4 दिन है। जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए, मैं बीच बीच में कुछ शेयर करता हूँ। बस भैया वो आपने आखिरी में जो बताया था कि भ्रम में है हम, काफ़ी जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो काफ़ी हमको भ्रम में रखती है। जैसे कि गरीबी हटाओ, गरीबी नाम की चीज़ नहीं है, अंधेरा, कम प्रकाश अंधेरा है, तो अंधेरा है ही नहीं। तो वही एक बहुत साल पहले एक कहानी पढ़ी थी या फिर एक कोट के समान के, डोंट पुल आउट द वीड्स प्लांट द फ्लावर्स, कि आप कुछ अच्छा वहाँ पे मतलब जो अच्छा है उसको पकड़ो। वो जो आपने बोला कि हम बस अंधेरा ही बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक बात बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद भैया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी आशा की किरणें दिखाई दे रही हैं। गुड गुड, हाँ जी, और बोलिए, और कोई शेयरिंग? जी पीछे माइक दीजिए। नमस्कार भैया जी। जीवन विद्या हम 3 दिन से सुन रहे हैं, तो उसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं कि प्रपोजल के रूप में देखते हैं? अगर प्रपोजल के रूप में देखते हैं तो उसको आखिरी में हम स्वीकार करते कहे क्या, और कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं तो कॉन्सेप्ट सुन के ही यहाँ से जाना है क्या? क्योंकि बहुत से बार होता है, एक वातावरण निर्मित होती है, उसमें अपना भाव बदल जाता है जो कि है नहीं है। बहुत से अपने चेहरे में, बोलने में बातें आती है। अभी हमने दुख तो बहुत सुने लोगों के कि किसके कारण है, क्यों है, उसका जवाब भी आपने बहुत सही तरीके से दिया और उसमें ढूंढ भी रहे हैं अपन। लेकिन क्या सहने वाला ही बोलेगा या करने वाला भी यहाँ से बदल के जाएगा? ये बहुत महत्व का है। इस पे आप क्या? वो जो सहने वाला है वो करने वाला भी है। वो दूसरे वाला जो हमेशा बोलता है
वो जो हम कह रहे हैं क्या हम 100% ठीक हैं? ऐसा नहीं है। तो जो सहने वाला है वो भी किसी को झिला ही रहा है। ऐसा नहीं है कि वो झेलने वाला अकेला होता है। तो हमेशा हर झेलने वाला अपने से कमज़ोर को झिला ही रहा होता है, हर ताकतवर अपने से कमज़ोर को झिलाता है। तो ये क्रम चलता ही रहता है। जैसे कल वो बहन बोल रही थी कि वो ऊपर से डांट खा के आया होगा तो हमको डांट रहा है। ऐसे ही है ज़िंदगी। तो सब एक ही लोग हैं, अलग अलग नहीं है ये। तो कमजोरी के आगे क्या है फिर? कमजोरी से आगे कहाँ जाना है फिर? कमजोरी से आगे समझ के जाना। समझ ही ताकत है, समझ ही ताकत है। और तो ये बात आप समझ लेते हैं तो अपन ने स्वीकार कर लिया, ऐसा हो गया ना। समझ लेते हैं तो समझ लेते हैं तो फिर वो ताकत आपकी अपनी हो जाती है, वो स्टेबिलिटी, वो सॉल्यूशन आपके अपने हो जाते हैं और आप उन सॉल्यूशन के साथ में चलते हैं। यानी वही हो गया ना, स्वीकार ही हो गया हो। हाँ, स्वीकार हो गया मतलब एक स्वीकार है मानना, एक स्वीकार है जानना। तो आप हो सकता है मानने वाले स्वीकार की बात कर रहे हैं, बराबर। मैं जानने वाले स्वीकार की बात कर रहा हूँ। यदि जानने वाला स्वीकार हो जाता है तो ये किसी भी परिस्थिति में आप अपने वातावरण के साथ होते हैं, आप दूसरों की नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होते, आप उनको प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं। वो स्थिति आने में हो सकता है समय लगेगा। ये बात ठीक है कि शिविर में एक वातावरण बनता है, उस वातावरण में हम बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। अभी ये माल आपका नहीं हो गया है। आप समझ रहे हैं कि सुन रहे हैं? सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। समझने का मतलब है कि हमेशा के लिए वो आपका हो जाए, हमेशा के लिए वही आचरण आपका बना रहे। तो अभी सुनना हो रहा है, सुन के लॉजिकल कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, लॉजिकली एक्सेप्टेबल हो रहा है। कई चीज़ें सुनने से अच्छी लग रही हैं तो हम सुनने से सहमत हो रहे हैं या लॉजिकली थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन अभी ये चीज़ आपकी नहीं हो गई है, अभी ये मेमोरी के तक गई है। मेमोरी में भी कितना टिकेगा ये तो 2 महीने बाद पता चलेगा। तो अभी है यहाँ के वातावरण में अच्छा लग रहा है। आप में से जिनको लग रहा है ये आपका हो जाए तो आप मेरे साथ 3 महीने रहिए। कितने लोग मेरे साथ 3 महीने रहना चाहते हैं? सबका दिल्ली स्वागत है। 3 महीने 11 जुलाई से 10 अक्टूबर 3 महीने के लिए एक ही कैंपस में रेजिडेंशियल 3 महीने साथ में रहेंगे। और मैं ही नहीं रहूँगा, मेरे जैसे और भी कई लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने 15-20 साल इसी काम में लगाए हैं। तो बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस मिलेगा। जब 3 महीने एक साथ रहेंगे तो बहुत सारा फिर अपने पास अपॉर्चुनिटी है जब हम मिल के बात कर सकते हैं। और तमाम उस बीच में फुल टाइम जब किसी काम में लगाते हैं तो उसकी क्वालिटी भी अलग आती है। तो वो बात ठीक है, सुनने से समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं। धन्यवाद। बढ़िया। तो आप ये मत सोचें कि जो अभी आपको हल्का लग रहा है ये आपका हो गया है। ये जो अभी आपको हल्का लग रहा है ये शिविर के वातावरण की महिमा है, क्योंकि जो आपके चित्त में पुराने बैगेज हैं वो अभी हट नहीं गए हैं। नई चीज़ें का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे इस वातावरण से हटेंगे और 2 हफ्ते निकलेंगे ये प्रभाव कम होते जाएगा, पुराना प्रभाव वापस आते जाएगा, आप वापस वहीं मिलेंगे जहाँ थे। तो इस पूंजी को बनाए रखना। देखो फिर से कहता हूँ, आप रोज़ नहाते हो, रोज़ खाते हो, रोज़ सोते हो, रोज़ कमाते हो तो जिंदा रहते हैं, और जीने के लिए साल में एक शिविर कर लेंगे। ये बेईमानी है कि नहीं? ये अपेक्षा ही बहुत ज़्यादा है। सही बात तो ये है कि सीमित शरीर की आवश्यकता सीमित है कि असीमित है, इसको आज समझेंगे। लेकिन समझदारी से देखें तो शरीर की आवश्यकता सीमित है कि असीमित है? सीमित है। मैं की आवश्यकता सीमित है कि असीमित है? असीमित है। तो सीमित आवश्यकता के लिए कितना समय दें? सीमित दें। निरंतर आवश्यकता के लिए कितना समय दें? निरंतर दें। खत्म। आप कितना दे रहे? सोम भाई जब आएंगे तब हम एहसान करके 7 दिन दे देंगे, और ये सोम भाई पे एहसान हो गया, हमने तुमको 7 दिन दिया, जीवन विद्या को हमने 7 दिन दिया। इससे कुछ कल्याण होने वाला नहीं। हम तो आ रहे, हमारी खुशी मना रहे, आपकी चिंता करना आपका काम है। आपको भी ज़रूरत नहीं है, शुभकामनाएं, क्या करेंगे? और जब तक अपने भीतर संकल्प नहीं आता है कि ये समझ मेरी हो जाए, तब तक ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उतर आए कुछ नहीं कर सकते। ये आदमी की कल्पनाशीलता की ताकत है। एक आदमी संकल्पित हो जाए कि ये समझ मेरी होना है और इसको मुझको अपनाना है, अपना बनाना है,
तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको रोक सके। तो भैया संकल्प अपना ही काम करेगा, है ना। शिविर का वातावरण आपको मदद करता है, एक बार फील कर लेने में मदद करता है कि ये संभव तो है। जिन बातों को मैं बार बार बोलता हूँ, इन बातों को आप अपने में कितनी बार रिपीट कर पाते हैं, कितना इसको अध्ययन घर में जाके कर पाते हैं, ताकि वो उसका प्रभाव मेरे ऊपर में, कंडीशनिंग ही तो है। एक प्रकार की कंडीशनिंग हमारे पास पहले है, दूसरों से आगे निकलना है और आगे निकलना ही ज़िंदगी है ना, और दूसरों को डोमिनेट करना है, नहीं तो कोई हमको डोमिनेट कर लेगा। ये भी एक सॉफ्टवेयर है। प्रकृति में देखा जाए तो ये सॉफ्टवेयर है ही नहीं। तो जो एग्जिस्टेंशियल सॉफ्टवेयर है, जो नेचर में स्वरूप है, जैसे ही मैं उसको पहचान लेता हूँ, मैं उस स्वरूप में आ जाता हूँ। ना मेरे को किसी को डोमिनेट करना है और कोई मेरे को डोमिनेट कर नहीं सकता। मैंने अपना नियंत्रण आपको दिया ही नहीं है, खत्म। कि कोई मुझको डोमिनेट करे तो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं सामने वाले को कितना अलाउ करूँगा। मैं आपको अलाउ नहीं करता हूँ, आप मेरे को डोमिनेट कैसे करोगे? तो आधार हमारे पास होना, क्या आधार हमारे पास होना? मेरा सुख मेरे पास है, मेरा सम्मान मेरे पास है, 2 रोटी घर से खाता हूँ। आपसे मेरे को क्या चाहिए? जब मेरे को आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मेरा कोई नियंत्रण आपके पास नहीं है। तो हमारी ताकत यही है कि हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए जिससे कोई हमको नियंत्रित करे, जिससे कोई हमको डोमिनेट करे या हमको छोटा महसूस कराए। मेरा सुख कहाँ है? समाधान बराबर सुख। मेरा सम्मान क्या है? दूसरों के सुखी होने में मेरा योगदान। मेरी 2 रोटी कहाँ है? मेरे घर में। बात खत्म। मुश्किल नहीं है, इसलिए कहता हूँ जिंदगी बिल्कुल मुश्किल नहीं। जिंदगी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। प्रकृति में कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है। हम जिंदगी को नहीं समझते हैं, इसका नाम मुश्किल है। और वो मुश्किल पैदा करने के लिए नहीं आई है। फिर से बोलूँगा, बहुत पावरफुल है। जिंदगी में सभी प्रकार के दुख और समस्याएं मात्र पेट्रोल इंडिकेटर है कि भैया आपका समाधान का टैंक खाली हुआ है, इधर रास्ता नहीं है, रास्ता ढूंढो। जिसको पता है उसके पास जाओ, बस, और कोई मतलब नहीं। दुख नाम की चीज़ अस्तित्व में है नहीं, अंधेरा नाम की चीज़ अस्तित्व में है नहीं, समस्या नाम की चीज़ अस्तित्व में है नहीं। इसका मतलब तमाम जितनी नेगेटिविटी है, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैं कल से सोच रहा हूँ मरीज को क्या कहा जाए। इंग्लिश में अच्छा नाम है, पेशेंट। पेशेंट का मतलब जो धैर्य, जिसको धैर्य है, क्योंकि रोगी को धैर्य ही रखना होता है ना। तो इंग्लिश में अच्छा नाम है। डिजीज भी अच्छा नाम है। हाँ 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 हाँ, तो ये दोनों शब्द ठीक लग रहे। मरीज, तो मरीज शब्द का फिर मैं सोच रहा था, तो मैं सोचा जिनेश। नहीं, जिनेश रोग भी बोलने से नेगेटिव है। जिनेश ठीक है। जिनेश मतलब जो जीने का ईश, जो जीने का मालिक जीना चाहता है। कुछ तो ऐसा जुगाड़ बनाना पड़ेगा। हाँ जी, और बोलिए। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कहना चाहते? किसके पास कुछ नहीं कहने के लिए? तो शिविर कर रहे कि कथा सुन रहे? जो कहते हैं कि परिवार में आचरण की ये है हिंदी वर्ड्स, अपेक्षा होती है। जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे फैमिली मेम्बर्स इमीडिएट थोड़ा तो एक्सपेक्टेशन रहेगा, विच इज़ देयर इमैच्योरिटी, बिकॉज आई कैन नॉट चेंज सडनली। मुझे तो समय लगेगा, पहले तो ये बातें सिंक होंगी और फिर आचरण में आएंगी। तो इसको हम कैसा टैकल करेंगे? बस इतना ही बता देना कि तुम इमैच्योर हो। तो किसी को ये सुनना ही पसंद नहीं है। सबको लगता है कि हम पूर्ण हैं, हम समझदार हैं। इसका मतलब है इस भाषा को भी ठीक करना पड़ेगा।
ये भाषा, ये भाव है, इसलिए ये भाषा तुम है। बहुत समझदार हो, इसलिए मेरी ऐसा स्थिति नहीं समझ ऐसा, सक रहे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये भी कमेंट है जी जी। ये भी सामने वाले को हड़काने का एक तरीका है। हाँ, वो वैसा भी ले सकता है कि मुझे टॉन्ट कर रहे हैं, राइट। टॉन्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपनी स्थिति बता सकें कि मैंने बात सुनी और वाकई में देखिए, बैठे बैठे देखिए, मेरे को लगता है कि सामने वाला हमसे, जो मैं दूसरी तरफ से बात कहूँगा, कि वो वाकई में दिव्यता की अपेक्षा नहीं कर रहा है। वही कह रहा है कि यार तुम जितना कह रहे हो उतना तो चलो। तो यदि मैं कह ही अपने आप को ज़्यादा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार मैं तो समझा हुआ हूँ, मेरे को सब समझता है, और फिर उसके बाद हम गलती करते हुए दिखाई देते हैं। तो एक तो हम सबके पास कोई ऐसा मापदंड नहीं है। जैसे आपने पैथोलॉजी, अभी हमारे पास जो समझ का दायरा है वो है, उसको अच्छी भाषा में कहें या उसको रूडली कहें। तो इससे ये समझ में आया कि हमारी प्रॉब्लम ऐसी है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि काफ़ी सारी चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा गति भी देना चाहूँगा। तो हम ये चर्चा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम मानव को फिर से नए सिरे से समझते हैं कि मध्यस्थ दर्शन इसमें क्या कहता है, प्रकृति इसमें क्या कह रही है, कि मानव कैसा है। यदि मानव को देखें तो ये पता चला कि अभी तक तो मानव की दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक प्रकार की आवश्यकता है जिसको वो कहता है, जिसको हम कह रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान। एक दूसरे प्रकार की आवश्यकता है जिसको बोल रहे हैं विश्वास, सम्मान, स्नेह, शांति, संतोष, समझ, गाड़ी, साड़ी, मोबाइल, ये सब मैचिंग होने से ठीक है। ये दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। अब आप सारी आवश्यकताओं को ध्यान में लाइए और आप देखिए ये इन्हीं दो प्रकार में से एक में आएगी या कोई तीसरा प्रकार भी आपके पास। जितनी आवश्यकताएं आप अपनी कल्पना में ला सकते हैं, सभी आवश्यकताएं अपनी कल्पना में लेके आइए और देखिए कि ये, उसको मैं और कैटेगराइज कर देता हूँ और क्लियर हो जाए। तो बेसिकली ये आवश्यकता किसकी है? शरीर की है। किस बात के लिए है? शरीर के जिंदा रहने के लिए है। ये आवश्यकता किसकी है? मैं की है, जीवन की है। और किस बात के लिए है? जीने के लिए। तो कितनी सारी बात हम कर चुके हैं। अब आप खूब ध्यान दीजिए, जितनी आवश्यकताएं आप सोच सकते हैं, एक बच्चे के पैदा होने से लेके और 4 कंधे की यात्रा तक, वो सारी आवश्यकताओं को देखिए। वो या तो इस तरफ आ रही हैं या उस तरफ जा रही हैं, दोनों में से कोई एक तरफ आ रही हैं, उससे कोई अलग है तो बताइए। है? हाँ, अब देखो कुछ चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी। शिक्षा किसकी आवश्यकता है? शरीर की आवश्यकता है कि मैं की आवश्यकता है? इस शरीर को बनाए रखने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा की आवश्यकता शरीर को बनाए रखने के लिए भी है, जिसको हम स्किल बोलते हैं। और शिक्षा की आवश्यकता मेरे खुश रहने के लिए भी है, जिसको हम समझ बोलते हैं। लेकिन वर्तमान शिक्षा क्या चीज की आवश्यकता पूरी कर रही है? शरीर की। तो इससे सिद्ध हुआ कि वर्तमान शिक्षा की कमी समझ में आई कि वर्तमान शिक्षा पेट भरने की शिक्षा है, मन भरने की शिक्षा नहीं है। धर्म और अध्यात्म से हमने अपेक्षा की थी कि मन भरने की शिक्षा मिल जाए, वहां भी हम चित्तवृत्ति निरोध की ओर गए, मन भरने की शिक्षा मिली, ये कहना विशेष है। तो इससे ये पता चला कि शिक्षा में गैप आ गया। और कोई आवश्यकता ऐसी कंफ्यूज करने वाली?
जैसे शादी, ये शरीर की आवश्यकता है कि मैं की आवश्यकता है? शादी ये शरीर की आवश्यकता है कि मैं की आवश्यकता है? दोनों की आवश्यकता है। अभी की शादी शरीर की आवश्यकता पूरी कर रही है कि मैं की आवश्यकता पूरी कर रही है? इसलिए शादी में रोना था। समझ में आया? और घोड़ा क्यों पाला? मेरा दुख इसी बात का है कि सारी जिंदगी मैं घोड़े के लिए लगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। लास्ट में जब अपना समय आया जाने का, तो मेरे को पता चला यार मेरी मुट्ठी तो खाली है। प्लॉट लिए थे, बच्चों के पास चले गए, वो कैसा कमाया, प्लॉट ले लिया और इतने करेंगे और क्या करेंगे, फ्लैट ले लिया, गाड़ी ले ली, वो तो साथ में जा नहीं रहे। और अपना महावर विचार की जगह एकदम खाली है, वहां बेचैनी है। तो ये कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कि हाँ शादी में क्या कमी रह गई अब समझ में आ रहा है। और कफन किस में आएगा? शरीर की आवश्यकता है कि मैं की आवश्यकता? शरीर की। गाड़ी शरीर। पर्यावरण, पर्यावरण किसकी आवश्यकता है? शरीर की। दोनों की कहां से? मैं को कोई पर्यावरण नहीं चाहिए, मैं सांस लेता नहीं। कौन सांस लेता है? शरीर लेता है कि मैं लेता हूँ? सांस नहीं रहेगी तो कौन मरेगा? शरीर मरेगा। आपने कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना घोड़ा चलाएगा, बस यही प्रॉब्लम है। आइए, और कपड़े किसकी आवश्यकता है? शरीर। गाड़ी किसकी आवश्यकता है? शरीर। मकान किसकी आवश्यकता है? शरीर। फैक्ट्री किसकी आवश्यकता है? शरीर। नौकरी किसकी आवश्यकता है? शरीर। तेरा क्या होगा कालिया? पूरे यवतमाल में जितनी दुकानें हैं सब जब घूम के देखो, सारी दुकानें मैं के लिए है कि शरीर के लिए? तो मेरा क्या होगा? सारा बाजार शरीर के लिए सजा है, मेरी आवश्यकता का क्या होगा? सारी सरकार किसके लिए काम कर रही है? शरीर की आवश्यकता के लिए। फिर मैं की आवश्यकता के लिए किसको काम करना था? ये मैं की आवश्यकता के लिए किसको काम करना था? परिवार को करना था, और परिवारों के समूह के रूप में समाज को करना था। तो सही अर्थों में समाज का काम मानव में समाधान को लाना है, परिवारों में समृद्धि को लाना है, परिवार अच्छे से जी सकें, ये समाज का काम है। और कोई कंफ्यूजन? अपने 24 घंटे की एक्टिविटी में से कोई एक चीज बताओ जो आप मैं के लिए करें, मैं की आवश्यकता के लिए करें। 24 घंटे में से कोई एक एक्टिविटी बताइए जो आप मैं की आवश्यकता के लिए करते हैं। अकेले बैठ के चिंता करना, कंटेंट होगा तो वहां तक जाएगा। जब तक उसका एड्रेस ही नहीं, तो यही प्रॉब्लम है, फंसी गाड़ी यही है। जब तक मेरे को उसका एड्रेस पता नहीं है, तब तक मैं ये सोच सकता हूँ कि इससे काम नहीं चल रहा है। समझने की कोशिश, फिर मैं समझने की कोशिश तब करूं जब मटेरियल हाथ में हो। प्रयास जारी है, पकड़ में नहीं आ। इसलिए बार बार पूछता हूँ, पूरे यवतमाल में से कितने परिवारों में हो रही एक रिश्ता ऐसा मिलेगा जिसमें सारी जिंदगी कभी कोई गिला शिकवा शिकायत हुआ ही नहीं? यहां आके पता चल रहा है, तो फ्रूट बताता है कि रूट गायब है।
भाई हम पूजा करें, पाठ करें, ध्यान करें, जो करना है सब कर लें, फाइनली घर में जो हो रहा है वो दिख रहा है कि क्या हो रहा है। और ये डे बाई डे ये प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि घटती हुई दिखाई दे रही है? बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे समझ में आ सकता है कि हमारे प्रयास कहाँ जा रहे हैं और हमारे पास कितना क्या करने के लिए। ठीक हो गया? और कुछ बोलना चाहेंगे? तो शादी कंफ्यूजन में है, एजुकेशन कंफ्यूजन में है, और रिलीजियन, बहुत बढ़िया कहा आपने। अब धर्म किस में आएगा? धर्म देखा जाए तो अपेक्षा तो यही है कि वो मैं की आवश्यकता के लिए, लेकिन उसमें कर क्या रहे हैं? फाइनली वहां तक पहुंच नहीं है, अपेक्षा तो है। भैया कल डिस्कशन में 2-3 ग्रुप में ये बात चली कि भैया मैं और शरीर को अलग अलग बोल रहे थे, इसमें मैं किसको बोल रहे हैं वो अभी पकड़ में नहीं आ रहा है, तो रिलेट नहीं कर पा रहे कि भाई मैं की आवश्यकता मतलब मैं क्या चीज है या बड़ी। तो अभी हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्लियरली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर और मैं जैसे 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 आप घर गए, आपने घर जाके पत्नी को कहा वे भूख लगी है खाना दो, और पत्नी बोले कि मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, अब क्या हो? लगा है? प्यार से पेट नहीं भरता, प्यार रखो अपने पास, खाना ले आओ। वायर लगा? अच्छा तो प्यार चाहिए, वो रोटी लाए, 4 रोटी ला के मुझे मारे, ले रोटी खा। ओके। अब पता चला भूख भी गई। इतने अपमान के साथ खाना भी नहीं खाया जा सकता। तो इससे ये भी समझ में आया, जो भी मैं कहता हूँ आप सहमत होने की कोशिश ना करें।